वाह, स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बंद कर दीजिए गेट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से एक बार सब लोग हार्ट का साइन बना दो ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोग आ गए हैं, कितने लोग सो रहे हैं। यस, इसकी आवाज कम कर दीजिए, मुझे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, क्यों भैया भूल गए का है? लाल हार्ट, ग्रीन हार्ट है? गेट बंद कर दीजिए उनका। गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। बहुत ही बढ़िया। तो चलो फिर स्टार्ट करें। तो जो आज हमारा लेक्चर है, बेसिकली आपको बताइए, आज तो वेक्टर पढ़ने वाले हैं अपन लोग। यूनिट डायमेंशन लिखा हुआ है यार, ये सॉरी, वेक्टर। भैया वो गेट बंद कर दीजिएगा, है ना। वेक्टर और लेक्चर नंबर 2। ओके, दूसरा लेक्चर है ना वेक्टर का आज। इतने दिन हो गए यार, याद भी नहीं रहा। है? चलो अच्छी बात है, जल्दी से हमारी क्लासेस जो है अब मंडे से स्टार्ट हो गई है। केपीपी, यस केपीपी का डिस्कशन होगा, डेफिनेटली होगा, क्लास में ही होगा। ठीक है, ओके, टेंशन ना ले। केपीपी का कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, परेशान मत हो। ठीक है, फिर तीसरा लेक्चर है। अच्छा, तीसरा लेक्चर है, ले भाई तीसरा लेक्चर। देख रहा है, वक्त का पता नहीं चलता, कुछ भी कैसे निकल जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। चलो भैया आज स्टार्ट करते हैं। पहले आज हम लोगों को बहुत सारी चीजें कवर करनी है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये सब चीजें अपन बाद में भर देंगे। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, मैंने ऐसे सोचा भी, ठीक है, अभी जो है हमारा जो टाइम हुआ है वो हुआ है 9:03। क्यों ना मैं 1 घंटा पढ़ा दूं, 1 घंटा 20 मिनट पढ़ा दूं पहले, और उसके बाद जो है लास्ट के 30 मिनट में मैं दोनों केपीपी का डिस्कशन कर दूंगा। और केपीपी ऑलरेडी मैं लेके आया हूं, बोलो क्या बोलते हो? ताकि शुरू में अगर मैं पढ़ा दूंगा तो हमारा सिलेबस भी मेंटेन रहेगा, और आखिरी में हम लोग डीपीपी केपीपी भी डिस्कस कर लेंगे, जैसा आप लोग बोलो, जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो। अगर आपको चाहिए अभी केपीपी डिस्कस करनी है तो मैं अभी कर देता हूं, और चैप्टर के इसके लेक्चर के लास्ट में आप चाहोगे तो मैं लेक्चर के लास्ट में कर दूंगा, जैसे आप बोलो। हाँ पक्का, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे अभी ज्वाइन होते रहेंगे, कुछ 5 मिनट के बाद ज्वाइन होगा, कुछ 10 मिनट के बाद ज्वाइन होगा, तो मैं लिख देता हूं, ठीक है, ताकि उनको कोई इशू ना हो, उनको ये ना लगे कि सर केपीपी डिस्कस नहीं करा रहे क्या। मैं लिख देता हूं सबसे ऊपर फ्रंट पेज पे, केपीपी 01, केपीपी 02। ठीक है, दोनों ये टुडे हिंदी में लिखूंगा भाई, लास्ट लेक्चर के लास्ट में डिस्कस होंगे। लेक्चर के लास्ट 30 मिनट में डिस्कस होंगे, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। 1 मिनट हो गया, बगल वाले स्टूडियो से बहुत आवाज आ रही है, मैं उसको रूम दरवाजा बंद करके आता हूं। बोल दीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। चलो भाई रेडी, स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम जैसे कि पढ़ लेते हैं हम लोग वेक्टर भाई साहब। ठीक है, ध्यान से देखना,
वेक्टर में हम लोगों ने कल पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक, ए प्लस बी बराबर वेक्टर सी। ध्यान से देखना, मैं बोलूं भैया ये रहा, सपोज एक वेक्टर ए है और मैं ऐसा बोलूं भैया एक ये वेक्टर बी है। दो वेक्टर को आपने ऐड किया। मेरे अल्फाज प्लीज वेक्टर वाले चैप्टर में मेरे अल्फाज ध्यान से सुनना, एक एक अल्फाज बहुत ध्यान से सुनना। मैं अगर बोलूं ए प्लस बी का रिजल्टेंट क्या है, या मैं अगर बोलूं ए और बी का एडिशन क्या है, दोनों का मतलब मेरे भाई एक ही है। मैं बोलूं ए प्लस बी का एडिशन बता दो, या मैं बोलूं कि ए प्लस बी का आप रिजल्टेंट बता दो, दोनों का मतलब क्या है मेरे भाई, सेम है। तो आप बोलोगे सर इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा ये गुलाबी वाला, ये वाला, जिसको अगर मैं सी बोल देता हूं तो या तो आप सी लिखो या फिर आप ये भी लिख सकते हो सर दिस वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चाहो तो आप इसको कोई दूसरा नाम दे दो, वेक्टर सी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोलो क्या ये बात समझ में आई सब लोगों की? बोलो 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 बोलो। सर आप रोज क्लास लिया करो। हाँ बेटा रोज क्लास लूंगा, टेंशन ना ले, रोज क्लास लेनी पड़ेगी मुझे, एक्चुअली मुझे रोज क्लास लेनी पड़ेगी ही। सैटरडे भले ही आपका ऑफ हो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी उसमें भी कुछ ना कुछ हम लोग लेते रहे। ओके, वॉइस का कोई इशू है क्या? प्लीज सब लोग ईमानदारी से टाइप करो। अगर वॉइस का इशू है मैं भी चेंज करा, मैं भी इसको थोड़ा सा ठीक करा लेता हूं। वॉइस इशू है? हाँ यस सर, ओके यस सर। वॉइस कम है ज्यादा है? वॉइस कम कह रहे हैं बच्चे, आप बढ़ा दो, फुल वॉइस कर दिया करो हमेशा ही, ताकि ओके। या अपना फुल वॉइस कर दो, बस जो बेस्ट है वो कर दो, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। चलो कुछ नो सर, ओके ठीक है सर, ओके आगे बढ़ता हूं मैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक। चल अगला पार्ट। सर यही जो डायग्राम था, प्लीज ध्यान से देखना, मैं यही डायग्राम, ये वाला डायग्राम जो था, ये वाला डायग्राम मैं इसको फिर से बना रहा हूं एक चीज दिखाने के लिए। ध्यान से देखना सर, ये था वेक्टर ए और ये था सर वेक्टर बी। तो सर रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा ये गुलाबी वाला सी या ए प्लस बी। ये दोनों डायग्राम आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी चेंज करूंगा इसमें, थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगा, ध्यान से देखना। उसके बाद शायद आप लोगों को थोड़ी सी फील आ जाएगी, क्रैकिंग वॉइस, ठीक है ठीक है। तो ध्यान से देख मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं अगर ऐसा बोलूं भैया ये जो बी है ना, बी वेक्टर, ध्यान से देखना, मैं वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं अपनी जरूरत के हिसाब से। मैंने इस वेक्टर को उठा के रख दिया भैया ए की पूंछ पर, ठीक। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कायदे में ये दोनों चीज अलग अलग हैं या दोनों चीज एक हैं? इको, क्रैक वॉइस, क्रैक वॉइस, इसको ठीक करो भैया। क्रैक वॉइस पहले ठीक था, पहले वो बच्चा कह रहा है पहले ठीक था, लो वॉइस करो, ठीक है सही है भाई, सही है, ओके। बच्चों ने रिप्लाई देना शुरू कर दिया कि सर सेम होगा, बिल्कुल सही बात है, सेम होगा। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को यही डाउट रह जाता है कि सर ये कभी तो इसका मुंह पे रख देते हो, कभी इसकी पूंछ पे रख देते हो, सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा मेरे भाई ध्यान से सुन, हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना, वो तो कायदे में यही वाला है, वो तो यही वाला है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है उनका बीच में से निकलेगा। कहीं हो सकता है इधर टिल्टेड है, हो सकता है इधर टिल्टेड हो। मतलब मैं ऐसा बोलूं यार, इस तरफ है सपोज वेक्टर P और इस तरफ है सपोज वेक्टर Q, दो वेक्टर अगर ऐसे हैं और मैं तुझसे पूछूं इन दोनों का रिजल्टेंट किधर निकलेगा, तो बोलेगा सर इनका रिजल्टेंट जो होगा कहीं ना कहीं ऐसे बीच में निकलेगा। अगर वेक्टर R इज द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q, तो बोलेगा सर दिस विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q। क्या ये बात समझ में आ रही है? अभी हम लोग बस केवल डायग्राम से देख रहे हैं, वैल्यूज पे नहीं जा रहे हैं। तेरे दिमाग में हो सकता है डाउट आ रहा हो, सर इसकी लेंथ कितनी होगी, सर ये एंगल कितना होगा, ये कितना होगा, ये सब चीजों में अभी हम थोड़ी देर के बाद चलेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे यार एक लोंडे का नाम मिस हो गया मुझसे, उसने बोल दिया सर ये तो पैरेललोग्राम लॉ है। क्या वो? ये तो पैरेललोग्राम लॉ है, बिल्कुल सही बात है। एक तरीके से इसी जो हेरा फेरी हम लोगों ने करी ना, इसी हेरा फेरी को हम लोग एक तरीके से बोल देते हैं पैरेललोग्राम लॉ, जिसपे हम लोग बाद में आएंगे और आज ही आएंगे। क्लियर है भाई साहब? जिस पर हम लोग बाद में आएंगे और आज ही आएंगे। क्या चीज क्लियर है आपको? पैरेललोग्राम शिफ्टिंग, बहुत ही बढ़िया। तो चलो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, ठीक। क्या ध्यान से देखना, मैं अगर ऐसा बोलूं सर देखो जी, देखो 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 देखो, देखो सर ये था वेक्टर ए, मैंने बोला ठीक है। सर वेक्टर बी था कहीं यहां पर, मैंने बोला ठीक है। सब फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी एंड उसका मैग्नीट्यूड बता दो आप कितना होगा। अभी तो आप डायग्राम से दिखा दे रहे हो, हम नहीं मान रहे डायग्राम पाइग्राम, हम कह रहे हैं आप तो उसका रिजल्टेंट बता दो। तो मैं बोलूंगा देख एक काम कर, पहले तो इसको उठा के इसके मुंह पे रख दे ऐसे, ठीक है सर रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब सर रिजल्टेंट हो जाएगा सर ये सी, ठीक है सर। तो सर सी का मतलब क्या हो जाएगा सर, वेक्टर सी बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एडिशन ऑफ ए एंड बी, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। मैं बोलता हूं प्लीज वहां पे जरूर टाइप करें, सारे लोग मेरे सामने अभी टाइप करें, लिखो वहां पे टाइप करके कि रिजल्टेंट और एडिशन मतलब एक ही बात है। लिखो वहां पर, लिखो वहां पर रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। ये मास्टर अपनी आवाज खुद सुनना है, देखिए रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। अच्छा ओके ठीक है डन, ओके रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी एंड समीशन ऑफ ए एंड बी, दोनों का मतलब एक ही बात है, ठीक है। एंड समीशन ऑफ ए एंड बी दोनों, ये तेरे दिमाग में ना बस जाना चाहिए, ठीक, तेरे दिमाग में बस जाना चाहिए अच्छे से कि कल को रिजल्टेंट बोला जाए या फिर समीशन बोला जाए, इसका मतलब समझ जाना कि दोनों का मतलब क्या है मेरे भाई, एक ही है। अब अगर तुझसे बोला कि सर ये सब तो ठीक है, आप तो मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द, आप कुछ लिखना मत, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। अरे भैया बिल्कुल सही बात है, क्या भैया चलो सर ये सब तो ठीक है, तूने सवाल पूछा कि ए और बी का रिजल्टेंट बताओ, मैंने कहा ये रहा, तो कह रहा ऐसे मत बताओ सर, मैंने कहा फिर कैसे बताओ, तो बोला सर इसकी ना लेंथ में आपने इसका मैग्नीट्यूड बताओ। मैं कहा मैग्नीट्यूड, मैं कहा तो एक काम कर, ये जो लेंथ है ना ये वाली लेंथ, इसको मेजर कर ले, ये मेजर कर ले, ये तेरा आंसर हो जाएगा। तू कहेगा ये क्या बात होगी, ऐसे कैसे मेजर कर लूं सर, सर ऐसे कैसे मेजर कर लूं। मैंने कहा तो तू पूरी इंफॉर्मेशन तो देना, तू मुझे बता वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, तब मैं मैथमेटिकली निकाल लूंगा इस चीज को, ठीक। तो उन्होंने बोला चलो सर ठीक है ले लो आप, तो मैंने यहां पे लिख दिया, सपोज ध्यान से देखना कि मैग्नीट्यूड ऑफ, ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज बी। मतलब सब मतलब ये हुआ कि सर ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये हमने बोल दी कि भाई साहब ये वाली लेंथ है ए, ये वाली लेंथ है बी, ठीक। मैं यहां पे लिख देता हूं सर ये वाली लेंथ कितनी है, कौन से पेन से लिखूं, कौन से पेन से लिखूं, इससे लिख देता हूं, ये वाली लेंथ है सर ए, यहां से लेके यहां तक, और यहां से यहां तक ये वाली लेंथ है सपोज हमारी क्या है भाई साहब बी, ठीक। तो आपसे पूछ लिया सर इस ट्रायंगल की ये वाली लेंथ बता दो, क्योंकि ये जो लेंथ होगी वही हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। बोलो हां या ना, बोलो हां या ना, क्लियर है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ठीक है सर निकालते हैं। अब तो एक बात बताओ, अगर इस लाइन को मैं आगे कनेक्ट करूं और मैं कहूं भैया ये वाला एंगल थीटा है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। तू बोलेगा सर थीटा कैसा हो गया, मैंने कहा देख, मैंने कहा इस वेक्टर को अगर तू आगे शिफ्ट करेगा ना, इस वेक्टर को ये ले आगे शिफ्ट करेगा ना, तो देख ए प्लस बी के बीच का एंगल तुझे दिखाई देगा सर थीटा है, ठीक। ए और बी का बीच का एंगल शायद तुझे यहां पे दिखाई दे गया होगा, कितना है भाई साहब थीटा है, ठीक है सर। ए और बी के बीच का एंगल थीटा नजर आ गया मुझे, चलो सर ये उसको लेके वापस चलते हैं। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये गुलाबी वाली लेंथ, ठीक। तो हमने एक चतुराई वाला काम किया, हमने बोला सर एक काम करते हैं, इसी का दूसरा भाई बना ले समझने के लिए। दूसरा भाई मतलब सर ये वाली लेंथ थी ए, ये ले बना ले भाई साहब, ये लेंथ कितनी होगी भाई साहब ए, ठीक। ये थी पीली वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है सर बी, लो जी सर ये भी बी मान लिया। और भैया ये वाली गुलाबी वाली लाइन ये कितनी है सर, ये अपनी सी, ठीक है सर। मैंने केवल इसका केवल और केवल सिंपल ट्रायंगल बना लिया और मुझे चाहिए ये गुलाबी वाली लेंथ, क्योंकि जो लेंथ ये है वही लेंथ ये है, और ये वाला जो एंगल है मेरे भाई, ये वाला एंगल कितना है भाई साहब थीटा। तो बोलेगा यस सर ये वाला एंगल थीटा है। तो शायद ये बात आपको पता हो कि अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूं, ध्यान से देखना, अगर ये बी है तो मेरे भाई ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। क्या इतना बेसिक आपको मालूम है ज्योमेट्री के? अगर नहीं मालूम है तो बता दे, मैं फिर से ये भी बता दूंगा कैसे बी कॉस थीटा कैसे बी साइन थीटा आया, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि बेसिक आपका थोड़ा सा अभी कमजोर है, जिसको मुझे अभी स्ट्रॉन्ग करना है सही समय देके। बोलो ये चीज आता है बी कॉस थीटा बी साइन थीटा है? नहीं आता। ईमानदारी से बता देना, मैं कोई गुस्सा नहीं करूंगा, जल्दी से आता है या नहीं आता है? बच्चे बोले मालूम है सर। नहीं मालूम हो तो बोल देना, नहीं मालूम है तो बोल देना, बोलो जल्दी से। ओके यस सर यस सर यस सर, आता है आता है आता है आता है आता है, मालूम है मालूम है मालूम है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर क्लियर है।
और तो मुझे अभी ऐसा दिखा नहीं जिसने कोई नो सर बोला हो, इसका मतलब सब पढ़ने के मूड से आए हैं, ठीक है, और सब ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, ओके। 2-3 बच्चों ने नो सर बोला है, कोई बात नहीं, ध्यान से देख ले भैया। और तो ये चीज आप मैथमेटिक्स से भी निकाल सकते हो। देख, अगर मैं बोलूं ये वाली लेंथ बी है, ध्यान से देख, ध्यान से देख, और ये वाला एंगल थीटा है, और मैं कह दूं भाई साहब ये वाली, इस वाली डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए तू एक्स कह ले, और इस वाली डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए तू वाई कह ले। मैं तुझसे बोलूं cos थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस x बराबर b cos थीटा। बिल्कुल उसी प्रकार मैं यहां से पूछूंगा कि sin थीटा क्या होगा। sin थीटा इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बाई बाई बी, तो बाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी b sin थीटा। इसका मतलब यही हो गया कि अगर ये b है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? b cos थीटा, और y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? b sin थीटा। ये b है तो ये b cos थीटा और ये b sin थीटा। क्लियर है? चलो, मैंने भाई साहब अभी आपको बता दिया है। अब इसके बाद अब तुम एक बात बताओ, मैं काम किया सर ये b cos थीटा होगा, b sin थीटा होगा, मुझे एक्चुअली चाहिए क्या? मुझे चाहिए गुलाबी वाली लाइन c, ठीक, मुझे चाहिए गुलाबी वाली लाइन c। तो गुलाबी वाली लाइन c कैसे निकालूं? तो ध्यान से देख, अगर मैं काम करूं, मैंने बोला भैया ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल पकड़ लिया, ये वाला ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल का कोई नाम दे देते। सपोज मैंने नाम बोल दिया इसको पी क्यू आर, ठीक, मैंने ट्रायंगल पकड़ा पी क्यू आर, और ये है मेरे भाई इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तू बोलेगा कि क्या? तू बोलेगा ध्यान से देखना, पी आर, प्यार का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर, जस्ट पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है सर, बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक काम किया मैंने, ध्यान से देखना, इस पी क्यू को मैं इधर लेके आ गया, ये ले पाइथागोरस थ्योरम में मैं इसको यहां लिख देता हूं, खत्म कहानी, और ये हो गया इसके बराबर। ठीक है सर, कोई नई वाली बात नहीं, तो कक्षा 8 का सवाल है। अब PQ, ये PQ लेंथ है किसके बराबर? सर C के बराबर है, ठीक है सर। तो मैंने यहां पे लिख दिया भाई ये C का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर। PR किसके बराबर है? B sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस QR। ये वाली लेंथ किसके बराबर है? ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ। ये लेंथ कितनी है? A प्लस ये वाली लेंथ कितनी है मेरे भाई? B cos थीटा, और इसका स्क्वायर। खत्म। मुझे क्या करना है भैया? स्क्वायर कर दे और सॉल्व कर ले। ये डेरिवेशन तुझे याद नहीं रखना, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये याद नहीं रखना, पहले ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है, पहले ही बोल रहा हूं मैं। इसको ये नहीं तो रट्टा मारने बैठ जाओ, तेला और ये सर तो बोलते हैं इसको याद रखना है सर, या इसको कैसे याद करें? ना 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 ना, याद करने वाली चीज मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगा, उसकी टेंशन मत ले तू। मैंने तुझे बोला था याद करने के लिए मैं तेरे को बहुत कम से कम चीज ही बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार फिजिक्स स्टार्ट होने दे, फिर तो मैं बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा, बहुत रेयरली तुझे बोलूंगा कि तू ये याद कर, ठीक है। चल शुरू करता हूं मैं। सर इसके बाद मैंने कहा इसके बाद तो मैथमेटिक्स है, तू ओपन कर ले। तू जैसे इसको ओपन करेगा देख, सी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है सर, आपने बोला, हमने मान लिया। अब क्या करें? मैंने कहा भैया देखिए, यहां से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे ही तू इसको एक साथ रखेगा तो ध्यान से देख, ये टर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई साहब? बी स्क्वायर, मैं एक साथ लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। भैया बी स्क्वायर कॉमन निकल के आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम 1। तो यहां से निकल के आया कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ये वाला प्लस यहां से आएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और अगर सी स्क्वायर है मैं सी निकालूं तो ये निकल के आ जाएगा ये। चीजें समाप्त हुई, बस इतनी चीज ही याद रखनी है, बस इतनी चीज ही याद रखनी है। और इसमें से एक चीज और बताना है भाई मेरे, बस एक चीज और बताना है कि अगर बोलो कि भैया ये गुलाबी वाला एंगल और बता दे तू अल्फा, ये गुलाबी वाला एंगल और बता दे अल्फा कितना होगा, तो गुलाबी वाला एंगल मेरे हिसाब से तुम सारे बच्चे बोल सकते हो यहां से कि सर गुलाबी वाला एंगल अगर आप tan अल्फा निकालना चाहोगे तो tan अल्फा विल बी परपेंडिकुलर PR बटे बेस, और बेस कितना भाई साहब? QR। चुपचाप इनकी वैल्यू पटक दे, जो आंसर आना होगा आंसर आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा सर सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा tan थीटा बराबर PR। PR कितना है भाई मेरे दोस्त? B साइन थीटा बटे सर ये QR कितना है? A प्लस B कॉस थीटा। खत्म मेरे भाई, ये ले हो गया काम।
हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम। अब सर ये सब तो डेरिवेशन तो आपने बता दिया, क्या ये डेरिवेशन याद रखना है? बिल्कुल याद नहीं रखना है। तो सर क्या याद रखना है? जो याद रखना है वो मैं लिखूंगा नेक्स्ट पेज पे। आप सब लोग जल्दी से ये लिखो, मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? और फिर से एक्सप्लेन करके फिर से एक्सप्लेन करूंगा मतलब शॉर्टकट में, और फिर हम चीजें वो चीज लिखेंगे जो हमारे काम की है। जल्दी फटाक से नोट कर, तब तक मैं 2 घूंट पानी पी लेता हूं, ठीक है? हाँ, मजा आ गया? अबे मजा, एक मिनट ना, तुम जो कह रहे हो ना मजा आ गया, मजा तुझे आएगा काइनेमेटिक्स से क्योंकि पता मैं भी बहुत बेताब हो रहा हूं। मैंने कहा यार समझ रहा है, ये मेरी सिचुएशन अभी ये है। रीजन इज दैट जो बच्चे पिछले साल पढ़े हैं थोड़े बहुत, उनको भी पता है ये चैप्टर वेक्टर्स किसका है? मैथमेटिक्स का है। बेसिक मैथ्स किसका है? मैथमेटिक्स का है, ठीक है? तो फिजिक्स तो हमारी स्टार्ट ही नहीं हुई, फिजिक्स हमारी स्टार्ट होगी काइनेमेटिक्स से, ठीक है? हाँ सर एक कहां गया? अब गधेड़े एक कहां गया? बी स्क्वायर कॉमन लेगा ना तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 बन जाता है। ओ भाई साहब, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो ये इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1। किसी संख्या को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या उतनी ही निकल के आ जाती है 0 को छोड़ के। तो बी स्क्वायर बराबर 1। नालायक, क्या पूछ रहे हैं तू? मैं बोला था अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लेना, ठीक है? चल साहब जल्दी से। ये देख लोंडा मजा ले रहा, कह रहा है आईआईटी बॉम्बे कबूतर साइंस ये बोला आईआईटी बॉम्बे कबूतर साइंस। कोई बात नहीं, अगर वो कबूतर साइंस है ना तो तुम्हें कंप्यूटर साइंस बनाना है, ठीक है? छापो जल्दी से। एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे कल पता चली, मैं आप लोगों से अभी शेयर करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा, बस क्योंकि छाप रहे हो तो मैं टाइम खा लेता हूं थोड़ा सा। बे यार ये कंप्यूटर क्यों बंद हो रहा है भाई? तुम्हारे कंपोनेंट्स कैसे दिखेंगे भैया? हाँ वो कंप्यूटर बंद हो गया। अच्छी चीज बताऊं तुम्हें, है? शायरी अभी नहीं, एक 2 दिन के बाद। अभी तुझे पता माहौल बहुत गर्म है ये देखो भाग गया फिर से। ये क्या हुआ? ये भी खराब हो गया। इसको ऑन करो आप। हाँ ऑन रहने दो उसको, ये बंद ना हो कभी। अच्छी बात ये है, जो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूं कल, जब तक आप छाप रहे हो तब तक बता देता हूं। कल मैं मार्केट गया था तो मुझे एक बच्चा मिला, एक स्टूडेंट मिला, उसकी 12th के साथ परसेंटाइल की 37 परसेंटाइल इसको 12th के साथ थी। कल वो खुश हो गया मिलते के साथ ही, फोटो खिंचाया उसने बोला कि सर मैं क्या बताऊं, मतलब आज मेरा दिन बन गया और एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप खुशी मिलेगी आपको बहुत। मैंने कहा बता भाई। तो उसने बोला कि सर मेरी 37 परसेंटाइल थी 12th क्लास में, ठीक है, और इस साल उसकी 98 परसेंटाइल हो गई। वो बच्चा था पिछले साल पीपीटी बैच मतलब प्रयास 2.0 में था, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता था वो, ठीक है, और उसने सारी क्लासेस जो थी और उसने फिर यही बोला, मतलब अल्टीमेटली वो यही बोला कि सर जो आप बोलते कि मैं ब्लाइंडली फॉलो करता चला गया, और अब जो है 97.90, यस करेक्ट, ठीक, 97.90 को हम लोग राउंड ऑफ करके 98 कर देते हैं, ठीक है। तो बात यह कि अगर आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जिनकी परसेंटाइल 50 से कम है, ठीक है, 50 से कम है, 60 से कम है, 70 से कम है, 80 से कम है, ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा यस बहुत अच्छा चांस है कि आप लोग भी ला सकते हो 98 99 डेफिनेटली ला सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली ला सकते हो। बस फॉलो करते जाना, पेशेंस रखना। वो एक बच्चा बोला सर मेरी 41 है अभी, कोई बात नहीं 41 है, आप जरूर इंप्रूव करोगे भगवान ने चाहा तो, बस अच्छे से पढ़ते चले जाना। सच में सर, सच में मैंने ऐसे उस पर भरोसा नहीं किया, मैंने उसको बोला कि तू मुझे अपना रिजल्ट भेज। उस बंदे ने अपना रिजल्ट भेजा, मैंने रिजल्ट देखा अपनी आंखों से, 37 थी उसकी 12th में और 97.90 थी उसकी ड्रॉपर बैच में, ठीक है, हाँ ठीक, ये थी। तो भाई मेरा भी दिल बहुत खुश हो गया, मैंने कहा यार चलो अच्छी बात है कि लौंडे इतने मेहनत कर रहे हैं पीछे से लगे पीछे हमको। तो जब ये उसका नाम जो है, नाम भी मैं बता देता हूँ उस लौंडे का, आर्यन अग्रवाल उसका नाम था। मेरा मन कर रहा है बेस्ट नंबर भी दे दूं, मगर ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें जो भी होगी मैं कहीं ना कहीं इसको इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट करूंगा उसको मैं अच्छे से, तो आप लोग चाहो तो वहां देख लीजिएगा, ठीक है। बहरहाल ये बहुत मोटिवेटिंग है उन बच्चों के लिए
जिन बच्चों की परसेंटाइल कम है उनको शायद एक उम्मीद भी दिख जाए, ठीक है, और शायद एक जो है आगे चलने के लिए उनको जो है एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिल जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, चल मैं स्टार्ट करूं। ये छाप लिया सब लोगों ने, आपने छाप लिया? जल्दी बोल सर, आप गजब पढ़ाते हो। ये अभी गजब तो स्टार्ट ही नहीं हुआ बे। तू मुझे ना बस किसी तरीके से ना ये वेक्टर से निकाल दे। यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिक मैथ्स, एरर एनालिसिस, वेक्टर। अब ये फिजिक्स थोड़ी ना है भाई, ये तो क्या है, तो गणित है। फिजिक्स तो तेरी स्टार्ट होती है काइनेमेटिक्स एनएलएम से। मजा तो तब आएगा ना जब अपन काइनेमेटिक्स से सवाल पढ़ेंगे, एनएलएम के सवाल पढ़ेंगे, ठीक है, रोटेशन के सवाल पढ़ेंगे, सेंट्रोमास के सवाल पढ़ेंगे, वर्क और एनर्जी लगाएंगे, ठीक है, वर्क थ्योरम लगाएंगे। मजा तब आएगा ना। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स छोड़ेंगे, 12th 11th क्लास की सारी चीजों को यूं टिप्स पे कर लेंगे, फिर 12th में चलेंगे, मजा तब आएगा। ठीक है, चल छाप लिया, चल आगे चलता हूं। तो भैया रिजल्ट इसका जो है ना समराइज क्या है। अब जो मैं यहां रखने वाला हूं वो तेरे को याद रखना है, वो ये है, ध्यान से देखना। पहली पॉइंट हम लोगों ने ऐसा देखा, मैं सीधा लिख देता हूं क्योंकि ये मत भूलना कोई, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, रिजल्टेंट नहीं, मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी विल गिवन बाय फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये है कहानी, बात समझ में आ रही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा मतलब यही है कि आप रिजल्टेंट ऑफ कहना चाह रहे हो। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, तो जो सी का मॉड होगा ना मैग्नीट्यूड, उसको हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जहां पर ये थीटा जो होगा ना, ये थीटा होगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ध्यान रखना मेरी बात, यहां पे दो एंगल आए, एक आया था गुलाबी वाला एंगल, ठीक है, एक आया था ये वाला एंगल। सर इसका डायग्राम बनाओ, मैंने कहा इसका डायग्राम बना ले सर, इसका डायग्राम, इसका डायग्राम, इसका डायग्राम, इसका डायग्राम। देखो कुछ ऐसे था, ये था वेक्टर ए, ये था मेरे भाई वेक्टर बी, तो ये था गुलाबी वाला वेक्टर सी, ये वाला, ठीक। और ये वाला एंगल था सर अल्फा। तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि सर tan अल्फा बराबर आया था b sin थीटा बटे a प्लस बी कॉस थीटा। ये तेरे को याद रखना, इसकी जरूरत बहुत ही कम पड़ेगी। याद रहे, अच्छी बात है। भूल भी गया तो मैं बार बार तेरे को रिपीट करा के याद करा दूंगा। मैं भी भूलता था ये फॉर्मूला, ऐसी बात नहीं है कि मुझे भी याद रहता है, मैं कभी मैं भी भूल जाता हूं। तो मैं इस तरीके से याद रखता हूं कि सर जिसके साथ एंगल है ना वो नीचे है। देख, सी वेक्टर ने ए वेक्टर के साथ एंगल बनाया। ये एंगल क्या है? जो सी वेक्टर ने वेक्टर ए के साथ बनाया। जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है मैं उनके लिए इंग्लिश में लिख देता हूं, एंगल मेड बाय वेक्टर सी टू ए। टू नहीं यार, अंग्रेजी मेरी बहुत खराब है, विद ए, ज्यादा बढ़िया अल्फाज है, विद ए, ठीक है। ये इसको ऐसे भी लिख सकता है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद ए, ठीक। मतलब ये जो सी है ना, सी, ये वाला जो सी है भैया, इसके बहुत नाम है। इसके कौन कौन से नाम है? पहला नाम, इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दूसरा नाम, इट इज द एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ आ रही बात? इसके बहुत अलग अलग नाम है, ठीक। तो जो नाम तेरे सामने आएगा वो नाम तेरे सामने आ जाएगा। तेरे को बस सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, खत्म। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, खत्म। मैं चाहता हूं सब लोग, और अंडर रूट भी लगाना है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैं चाहता हूं ये फॉर्मूला जल्दी से सब लोग टाइप करें, तो सब कुछ भूल जाना, बस ये मत भूलना, क्योंकि ये ही है मेन चीज। बोलो सर हमारी भी अंग्रेजी बहुत खराब है। देन वी आर सेम ब्रो। मेरी तो बहुत ही खराब है भाई। मेरे सर लोग बहुत डांटा करते थे, मुझे बहुत बेइज्जत किया करते थे क्लास में, बहुत सुनाया करते थे। ये कहानी अभी कभी बताऊंगा तुझे, ठीक है। अब ये चीजें निकल जाए पहले, सिंपल चीजें। बोलो याद हो गया? बढ़ू आगे में? पक्का? चल छाप जल्दी से। सब मुझे आपसे बात करनी, मैं भी करूंगा यार, मैं भी वेट कर रहा हूं जल्दी से सारी चीजें चालू हो जाएं, वीडियो कॉल वगैरह जैसी चालू हो जाएंगी सब अच्छे से, तब मैं भी वेट
वीडियो कॉल का मतलब है जिस दिन वीडियो कॉल जिसको करूंगा, जिससे बात करूंगा, उससे फॉर्मूले पूछूंगा, मैं याद रखना मेरी बात तू, ठीक है। तब ऐसा नहीं है कि अब अपना लोग कैमरा बंद करके बैठ जाओ, हमारा नाम ना जाए, हमारा नाम ना जाए, ठीक है। प्यार से पूछूंगा, डांटूंगा नहीं, बहुत प्यार से पूछूंगा। चलो छाप लिया तो बता दो। देख मैं इसको ऐसे याद रखता था, ध्यान से देखना। सर जो एंगल अल्फा है ना, जिसके साथ एंगल बनाया वो नीचे, मतलब देख ए यहां पे नीचे, मैं ऐसे याद रखता था। जिसके साथ एंगल, सी ने ए के साथ एंगल बनाया, सर जिसके साथ एंगल है वो नीचे है, खत्म। कल को हो सकता है तू पी क्यू आर वगैरह में कंफ्यूज हो जाए, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सब ध्यान से देखना। सब मान के चलो इधर है वेक्टर क्यू, इधर है वेक्टर पी, ठीक है, और ये है सपोज वेक्टर आर रिजल्टेंट, और ये एंगल है अल्फा। मैं तो सब बोलूं अल्फा पता कितना होगा, तू बोलेगा सर टेन अल्फा बराबर, सर जिसके साथ एंगल वो नीचे, एंगल किसके साथ है, क्यू के साथ है, तो सर क्यू को तो नीचे लिख दो, बाकी लिख दो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। ये मेरे कहने का मतलब है। तो इस तरीके, कुछ जरूरी थोड़ी ना तेरे को हमेशा वेक्टर है और वेक्टर बी ही दिया होगा, पी क्यू आर भी तो दिया हो सकता है ना, पी क्यू आर भी तो दिया हो सकता है ना, ये है इसके पीछे की कहानी। क्लियर है? ओके, इसका मतलब इसका मतलब 2ab cos थीटा, ओके। बढ़े आगे, यस 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 यस, इसमें तो कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें तो ये तो तुम्हारी बेसिक सी चीजें हैं, बस केवल ये याद रखना, केवल एक फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं लिखूंगा बहुत सारी चीजें, मैं यहां पे लिखूंगा बहुत सारी चीजें, मैं कोशिश करूंगा आपके नोट्स अच्छे बने, जो बच्चा अच्छे से नोट बनाना चाह रहा है वो अच्छे से नोट बनाए, लेकिन आइडियली आपको बेसिकली केवल काम की बातें याद रखनी है, और यहां काम की बात यह है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जैसे कि इसमें मैं एक छोटा सा सवाल आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं लिख के लेके आया था। सपोज ये सवाल है, अच्छा इसमें ये तो बता दो, रुक, इसमें ये क्या है, ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, बोल बोल बोल, व्हाट इज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ए क्या है भाई साहब, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। याद रखना मेरी बात, यहां पर ए और बी मस्ट बी पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव मत रख देना वरना सवाल निपट जाएगा तेरा। निगेटिव मत रख देना, पॉजिटिव संख्या है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखना मेरी बात, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। चल नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। तो इस पे बेस मैंने एक सवाल ऑलरेडी पहले लिखा था, सिंपल सा, ध्यान से देख। टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, बहुत सिंपल सा सवाल है, मुझे कराना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे जिन्होंने पहली बार वेक्टर पढ़ा है, मैं उनके लिए सवाल करा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना कि टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इतना एंड इतना गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तू बोलेगा यस सर, अभी हम लोगों ने देखा था कि सी बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मतलब आपको ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, आपसे पूछा है थीटा निकाल। या तो ट्राई करना एक बार, अगर सारे बच्चों ने इसका आंसर सही जवाब दिया, ठीक है, तो मेरी तरफ से एक, सारे बच्चों ने दिया तो मेरी तरफ से तुम्हें पार्टी। कैसे देनी है मेरी जिम्मेदारी है, अगर किसी एक ने भी गलत जवाब दिया, ठीक है, तो पार्टी नहीं मिलेगी। चल स्टार्ट कर। भैया ये देख शुरू में 60 डिग्री किसी ने आंसर दे दिया, प्रियांशु, अमन 30 पार्टी कैंसिल। मुझे लग रहा है इस बार स्पैमर ने मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाया, इस बार तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया। खैर वो स्पैमर नहीं है, वो क्लास के बच्चे ही हैं, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने आंसर गलत दे दिया। अमन बेटा एक बार टिक लग गया तो लग गया, अब वो अमन सही आंसर दे रहा है। भाई यार तेरे को मौका दिया था मैंने 3-4 लाख रुपए की पार्टी लेने का, ठीक है, मगर तूने मिस कर दिया। उप्स, 3-4 लाख कैसे, अब तुम जितने हो इतने तो खर्चा होगा ही ना। हाँ चलो अब आप आंसर निकालो। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं कभी सिंपल सवाल भी कराऊं ना, ठीक है, तो सिंपल सवाल को सिंपल मत समझना, पहले बता रहा हूं मैं तुम्हें, कभी मेरे सिंपल सवालों को कभी सिंपल मत समझना। उसमें 20-30% बच्चे जरूर ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। देखिए आंसर निकाला 4/√3। भाई साहब अच्छा हुआ मैंने सवाल ले लिया, ये सिली मिस्टेक्स, कोई बात नहीं, ट्राई करो भाई। 150, ओ भाई, ओ 150 वाले, ओ भैया
150 वालों, मुझे लग रहा है तुम सही हो, शायद 150 सही है। हो गया 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 हो गया, जल्दी यार। 150 से ना मतलब बहुत ही जज्बात जुड़े हुए हैं मेरे, तुम्हें पता नहीं है। 150 अल्फाज मत बोला करो बस तुम, 150 केजी जब भी बोलते हो ना भावनाएं बदल जाती है। हम्म, करो करो करो। हो जल्दी। अरे वाह 150। अबे यार ये कौन सा आंसर दे दिया मैंने यार। कौन सा सवाल दे दिया भाई है? चल पहले मैं सॉल्व कर देता हूं। यस करेक्ट आंसर इज 150 केजी। ध्यान से देख कैसे करोगे सर। देखो जी सर, टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इतना और इतना, मान लो कि ये ए है और मान लो कि ये बी है, ठीक है। उन्होंने बोला गिव द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, मतलब सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो सी बराबर 5 इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेगा 5 पंजे 25 या 75 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 2 गुणे में 5 रूट 3 गुणे में 5 इंटू कॉस थीटा। मेरा काम था यहां तक पहुंचाना, इसके बाद आपका काम था इसको सही तरीके से सॉल्व करना बिना किसी गलती के। अभी भी कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, अभी भी कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, 30 डिग्री आंसर दे रहे हैं। चलो आप चेक कर लेते हैं। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू ये हो गया 100 प्लस ये हो गया 5 पंजे 25 दूनी 50 50 रूट 3 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब सर ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई, इसको इधर लेके आ जा। ये हो गया -75 बराबर 50 रूट 3 इंटू कॉस थीटा। अबे कुछ गलती करती क्या मैंने? चल सही चल रहा है। अब इसको लेके आ जाए इधर, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू नेगेटिव 75 बटे 50 रूट 3। इसको 50 से काट दे, 25 से काट दे, 25 से 75 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा -3/2 रूट 3, ठीक। ध्यान से देख रूट थ्री कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा बराबर -√3/2। इसके बाद यहां तक तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चे पहुंच गए। बच्चों ने सोचा कॉस थीटा बराबर -√3/2, माइनस को साला भूल जाओ। उन्होंने आंसर दे दिया थीटा बराबर 30 डिग्री, जो कि सरासर मेरे भाई क्या है, गलत है, ठीक। क्योंकि कॉस थीटा बराबर निगेटिव, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब जो आंसर होगा थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 150 डिग्री। क्लियर है? हां, इसमें कुछ बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो आंसर जाएगा, 210 डिग्री भी आंसर दे रहे हैं, तो इन दैट केस हम आंसर जो देते हैं ना वो 0 और 180 के बीच में ही देते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर थीटा बराबर 210 भी तो जाएगा, लेकिन हम ये आंसर नहीं देते। हम बोलते हैं कि सर एक वेक्टर अगर सपोज इधर ए है और एक वेक्टर यहां पर सपोज मान के चलो ये है, वेक्टर बी इधर है, तो हम उन दोनों के बीच का छोटा वाला एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल लेते हैं 150 वाला। ये नहीं कि तू कहने लगे सर ये भी तो एंगल होगा ना ए और बी के बीच का, ये वाला एंगल, तो ये एंगल हम लोग 210 डिग्री नहीं बोलते। बात समझ में आ रही है? एंगल हम बोलते हैं वो जो कि 0 और 180 के बीच में हो। मैं चाहूं तो यहां पे लिख देता हूं कि अगर मैं बोलूं कि भाई साहब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो जो थीटा होना चाहिए ना वो तेरा 0 और 180 के बीच वाला एंगल बोलते हैं हम लोग। मतलब ये नहीं कि तू कहने लगे सर ये भी तो एंगल होगा ना, ये वाला भी तो एंगल हो जाएगा ना अल्फा, तो दूसरा वाला दूसरी साइड से, वो हम आंसर नहीं बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। तो जो आंसर निकल के आया वो तेरा आंसर निकल के आया क्या, 150 नहीं सॉरी हाँ 150 डिग्री। इसलिए तुम्हारी पार्टी कैंसिल हुई क्योंकि 20 से 30% बच्चों ने इसका आंसर गलत जवाब दिया। क्लियर है? और इसका आंसर ऐसा आया 150। जब भी मैं कभी 150 बोलता हूं ना, मुझे हाँ थोड़े जज्बात थोड़े वैसे हो जाते हैं। मुझे आज एक लड़का था मेरी क्लास में, ठीक है, बड़ा प्यार बड़ा स्वीट सा लौंडा था वो, और भाई साहब उसका बर्थडे था। उसने बोला सर आज मेरा बर्थडे है और जो है आप जो है मतलब मुझे ब्लेसिंग दे दो। तो मैंने उसको ऐसी ब्लेसिंग दी थी कुछ, ठीक है। मैंने ये बोला था कि जा तेरी आंखें कभी नम ना हो और तेरी खुशी कभी जिंदगी में कम ना हो, और कॉलेज में जाके तुझे मिले ऐसी गर्लफ्रेंड जिसका वजन 150 किलो से कम ना हो। उसके बाद भाई साहब उस लौंडे का नाम ही 150 किलो पड़ गया। जब भी वो क्लास में कुछ भी बोलता था उसका नाम 150 किलो ही पड़ गया। भाई 150 किलो, भाई 150 किलो।
और लड़का बहुत दुबला पतला था, ठीक है, लड़का बहुत दुबला पतला था। कह रहे सर बताओ 150 किलो बोल रहे हो सर, दम निकल जाएगा इस लोंडे का, ठीक है। छाप ले जल्दी से क्वेश्चन, छाप ले भाई जल्दी, मैं इधर हो रहा हूं भाई। हो गया, हो गया। कन्याएं नहीं हंसी इस जोक पे, सारे छोरे मजे ले रहे हैं। इसका मतलब कन्याएं क्या है? अगर छोरी हो, अगर हंसी आए तो ग्रीन हार्ट के साथ हंसो, ठीक है। मतलब मुझे लगेगा कि तुम सारी की सारी 150 किलो की हो, और जो 150 किलो होना गलत बात नहीं है, बस अपनी हेल्थ ठीक रखना, ठीक है। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि वजन ज्यादा होता है ना, तो फिर थोड़ी सी मेडिकल इशू, थोड़े से प्रॉब्लम जब एज बढ़ जाती है तब आती रहती है, इसलिए वजन कम रखना। हाँ, बॉयज भी गर्ल्स भी। अब हंसिए छोड़िए, हाँ सर हम भी हैं सर, ठीक है। तो हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट सवाल तेरे सामने ये रहा भाई, जल्दी करके देखा मिनट से पहले। बहुत सिंपल सा सवाल है, जल्दी कर फटाक से, जल्दी। 9:42 हुए। मेरे को लगता है कि ये क्लास कब खत्म होती है? 10 बजे, पौने 10 बजे ना, ठीक है। 9:20 से मैं केपीपी का डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो करो। बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हो गया सर, ज्यादा ही वजन हो गया सर, 150 किलो तो बोलो साबू। एक बच्चा कह रहा है सर प्लीज हेल्प कर दीजिए। भाई पूरी बात तो बता था, तेरे साथ में 150 किलो का बेटर है क्या? फिर तो हेल्प मांग रहा है क्या है? हमसे मत बोलना ऐसे उस केस में हेल्प के लिए, वरना हम और आग लगा देंगे, हम उनको जाके बोल देंगे कि देखो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था। अब फिर सोच जब लट्ठे लेके आएगी वो हो गया, रेडी? A√3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान से देखना। पुनः बोला भाई साहब, ध्यान से देखो, इसको मैं कॉपी मान लेता हूं, टपाश टपाश। सर टू वेक्टर ईच ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए आर एट 60 डिग्री, ठीक है भाई साहब 60 डिग्री पर है, देयर एंगल बिटवीन देम है, अच्छा ओके ठीक है, लैंग्वेज उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, उन्होंने फाइंड द रिजल्टेंट। तो भैया ठीक है, दो वेक्टर है, तो एक काम कर ले, सपोज मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, तो ईच ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए मान ले तू यहां पर, ठीक है। अगर तू ए मानेगा तो सीधा लिखेगा सर सी बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, क्योंकि ए और बी बराबर हो जाएंगे, ए के बराबर हो जाएंगे, और चुपचाप यहां पे थीटा की जगह तो क्या पुट कर देगा भाई साहब 60 डिग्री, और जैसे ही 60 डिग्री पुट करेगा देन यू विल से ये आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू होगी हाफ का अंडर रूट, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये निकल के आ गया A√3। खत्म सवाल, हो गया, क्लियर है? ये हो गया A√3, बिल्कुल जितने लोगों ने आंसर निकाला है। अच्छा एक काम करो जरा, अगर मैं tan अल्फा निकालता, अगर मैं tan अल्फा निकालता तो आप क्या बोलते? A sin थीटा बटे B प्लस A cos थीटा। पूछा नहीं है, लेकिन अगर मैं निकालता देखो आप क्या लिखते, यहां पर क्या था सर, A की वैल्यू A है, sin 60 √3/2 बटे B की वैल्यू भी A है प्लस cos थीटा, cos 60 की वैल्यू हाफ, थीटा की वैल्यू मैंने 60 डिग्री पुट कर दी, ए कैंसिल आउट हो जाएगा और ये निकल के आ जाएगा 3/2 और 3/2 कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 1/√3, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। सही है भाई साहब? ओके, तो सर ये सब क्यों कराया आपने? मैंने कहा यार ये सब इसलिए कराया ताकि तेरे दिमाग में, तेरे जहन में बात बन जाए कि सर अगर इधर कोई वेक्टर ए है और इधर भी कोई वेक्टर बी है और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है और दोनों सपोज इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं, तो उनके जो रिजल्टेंट होगा वो उनके बीच में निकलेगा 30 डिग्री बनाते हुए, 60 मतलब 30 डिग्री बनाते हुए निकलेगा, ये एंगल इज 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है? और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये वेक्टर सी हो जाएगा। बात समझ में आई?
मैं चाहता हूं कि रिजल्ट याद रखो, 60 डिग्री पर रिजल्टेंट आता है a√3 और बीचों बीच में से निकलता है, खत्म कहानी, बीचों बीच में से। हमारी बात बीचों बीच में से, क्लियर है? ओके। अच्छा, कोई यह मत सोचता कि सर डेरिवेशन तो कुछ और फॉर्मूले से बताया था। देख, डेरिवेशन इससे बताया था। प्लीज 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 प्लीज, अगर बी को मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो डेरिवेशन मैंने इससे बताया था, समझ गया ना तू? इसको मैंने पीछे शिफ्ट कर दिया क्योंकि देखने में अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है वो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा मैं। बोलो। अबे ऐसी, और सुनना, पढ़ाई के अलावा इधर उधर की बात मत करो यार। वो मीडिया के बारे में बात कर रहा है, प्लीज मत करो। तू देख रहा है ना, मैं भी, हाँ मैं भी कितना इग्नोर कर रहा हूं कभी कभी इन लोगों को। मत करो ऐसा। सर क्या बाइसेक्टर होगा हमेशा? हमेशा बाइसेक्टर होगा अगर 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 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो। ये मैं लिखाऊंगा, टेंशन ना ले, ये मैं लिखाऊंगा। पहले बता, ये कितने लोगों ने सही कर लिया? ये कितने लोगों ने सही कर लिया? जल्दी बोलो, मैं आगे बढ़ जाऊं। चल ये सवाल करके दिखा, सेम सवाल कर, बस 60 की जगह 120 कर। दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यहां पे लिख दे। ये ले, टू वेक्टर ईच ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए आर एट 120 डिग्री एंगल बिटवीन देम, फाइंड द रिजल्टेंट। जल्दी निकाल, फटाक से, जल्दी से, मिनट से पहले, जल्दी, मिनट से पहले निकालो भाई। बहुत बेसिक बेसिक चीजें क्लियर हो रही हैं अभी हमारी, फिर अपन इसके हाईफाई लेवल पे चलेंगे आज ही। स्पीड बढ़ा। देख यार, अब ना मेरी सबसे बड़ी चिंता, एक चिंता का विषय ये भी है, मुझे उम्मीद है मेरे साथ साथ आप सभी बच्चों को भी इस बात की चिंता होनी चाहिए कि हर लेक्चर में जितना कंटेंट मैं सोच के आया हूं कि यार इतना जाना है तो उतना जाना चाहिए, ठीक है? उससे ज्यादा तो मैं नहीं भेजूंगा, भले ही मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़ा दूं। उससे कम अगर जाएगा तो थोड़ा सिलेबस कंप्लीशन में इशू आएगा, ठीक है? और मैं दिल से चाहता हूं तेरा वेक्टर, बेसिक मैथ्स, ठीक है, का यूनिट डायमेंशन, ये तू अपने आप से भी स्ट्रॉन्ग कर लेगा। मैं दिल से चाहता हूं जो तेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट हो ना तेरी फिजिक्स का, ठीक है, वो तेरा फिजिक्स वाला हो, जिसमें पूरे मैकेनिक्स आती है। तो बिंदास बोले आज से 3 महीने के बाद, सर मैकेनिक्स के सारे सवाल हम लोग छोड़ देंगे या एटलीस्ट थोड़ा थोड़ी तो मचाई देंगे। उसके बाद मैग्नेटिज्म वाला पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके EMI तक सब आता है अच्छे से। फिर मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट, जिसमें मॉडर्न फिजिक्स होती है पूरी की पूरी, जिसमें सेमीकंडक्टर होता है, POC भी उसमें ऐड कर ले, ये वाला पार्ट कि सर कहीं से भी सवाल आएगा हम करके ले जाएंगे। और उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट जो होता है, इधर वाला पार्ट, हीट, थर्मल एक्सपेंशन, इलास्टिसिटी, कंडक्शन, रेडिएशन, KTG, थर्मोडायनेमिक्स, कि ये भी तेरा सॉलिड तरीके तैयार हो जाए, ठीक? मैं ये चाहता हूं कि इसमें तू माहिरत हासिल कर। ये तो मुझे पता है कि जब तू मैथ्स में पढ़ेगा तब भी कर लेगा, ठीक है? क्योंकि जो मैंने अल्फाज, अब जो मैंने अभी नाम लिए ना, वही तो फिजिक्स है। चलो आंसर सब लोगों ने दे दिया। तू बोलेगा यार सर मेरे को पहले जैसा आंसर है, सर C बराबर, ठीक है, √A² प्लस B² प्लस 2AB cos 120। cos 120 का मतलब कितना हो गया सब? -½ तो -½ का मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ -½ का मतलब A² प्लस A² प्लस 2A² और यहां आ जाएगा -½ का अंडर रूट। अब चेका चिकी कर ले भैया, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये निकल का आ गया C बराबर, निकल का आ गया A। मतलब रिजल्टेंट जो होगा ना वो A के ही बराबर होगा। और अगर आप एंगल्स निकालोगे ना, tan अल्फा अगर आप निकालोगे तो tan अल्फा बराबर B sin थीटा बटे A प्लस B cos थीटा, यही तो होगा। और जैसे A प्लस B लगाएगा, B की जगह लिखेगा तू A, ठीक, और यहां पे तू क्या लिखेगा? sin 120 कितना होगा भाई साहब? sin 120 √3/2 बटे A माइनस A/2, क्योंकि cos 120 की वैल्यू -A/2 होती है। जब सॉल्व करेगा ना तो ये आ जाएगा हाफ कैंसिल आउट होगा, √3 अल्फा बराबर 60 डिग्री। सॉल्व करके देखना, अल्फा बराबर 60 डिग्री आएगा। तो यहां से हमें एक चीज पता चली, सर एक वेक्टर अगर A इधर है और एक वेक्टर अगर B इधर है, ठीक है, तो उनका और उनके बीच का जो एंगल है, उनके बीच का एंगल कितना है सर? 120 डिग्री। तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो सेम मैग्नीट्यूड का आया है और 60 डिग्री पर आया है। ये है सारी कहानी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और इसी प्रकार
अगर मैं तुझसे ये कहता, सर ध्यान से देखो अगले पेज पे कहता कि सर 120 की जगह अगर 90 होता, तो अब मैं सॉल्व नहीं करना चाहता, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, तो बिंदास बोलेगा सर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक, अगर दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं तो इनका जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल ऐसे निकलेगा। अगर इसकी लेंथ भी x है और इसकी लेंथ भी x है तो बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम की तरह से जो c की वैल्यू आती है वो x√2 आ जाती है। सॉल्व करके देख लेना, इतनी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? ओके, हाँ या ना? और ये वाला जो एंगल होगा ना, ये एंगल हो जाएगा भाई साहब 45 डिग्री। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इस रिजल्ट को याद रखो जो मैं अब लिखने वाला हूं। क्या कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड ए कह ले के वेक्टर का रिजल्टेंट, ये जरूर लिखना भाई, ठीक है, विल बी a√3 अगर वो 60 डिग्री पर है, a√2 अगर वो 90 डिग्री पर है, a अगर वो 120 डिग्री पर है, और 0 अगर वो 180 डिग्री। खैर ये तो सबको याद होता है, ये सब छोड़, तू बस ये बात याद कर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और हां अगर ऐसा है तो रिजल्टेंट जो भी होगा ना वो एंगल बाइसेक्टर पर होगा, ये एंगल बाइसेक्टर की तरफ होगा, ये भी करेक्ट है। अभी एक बच्चे ने बोला था सर हमेशा एंगल बाइसेक्टर की तरफ होगा, नहीं, हमेशा एंगल बाइसेक्टर की तरफ नहीं होगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो एंगल बाइसेक्टर की तरफ होगा। सर अगर इसका मतलब, अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन, ध्यान से सर, कि सर इसका मतलब कोई बच्चा बोले कि सर ये जो है सर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड ना हुआ, अलग अलग हुआ, फिर कैसे करेंगे? मैंने कहा फिर ऐसे करेंगे। ध्यान से देखना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, 3 डायग्राम बना रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। मैंने बोला कि ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए। अगर वेक्टर ए बड़ा है, ध्यान से समझना, अगर मैं लिख देता हूं ए मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी, ठीक है, मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर, अगर ये वेक्टर बड़ा है तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा ना वो जो बड़ा है उसकी तरफ झुका होगा। ठीक, तो मैं अगर बोलूं कि दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा, इसका मतलब बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। वही अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर बी बड़ा है सर और ए छोटा है सर, ठीक, तो जो रिजल्टेंट होगा वो बी की तरफ ज्यादा झुका होगा। ये मैथमेटिक्स से तू देख सकता है, ये अल्फा ये बीटा, इन दैट केस अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इफ मॉड ऑफ बी इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। ये लिख रहा हूं मैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, एक लाइन लिखाऊंगा अभी, अपना आप समझ जाएगा तू। और अगर मैं बोलूं भैया दोनों ही बराबर है, जैसे ऊपर वाले केस में दोनों की लेंथ बराबर है, ये और ये दोनों की लेंथ बराबर है, ठीक, तो तू बोलेगा कि सर इन दैट केस रिजल्टेंट विल बी बिल्कुल बीचों बीच। अगर ये एंगल थीटा, सॉरी थीटा नहीं, अगर ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। मतलब बीटा बराबर यहां क्या आ जाएगा, अल्फा इफ मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन। तो याद कैसे रखेंगे? याद बस ऐसे रखेंगे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल उनके बीच में जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, वरना जो भारी उसकी तरफ झुका रहेगा। मैं लिख देता हूं, जो भारी उधर झुका रहेगा। बस खत्म, क्लियर है? बस ये याद रखना, जो भारी है ना उधर झुका रहेगा, खत्म कहानी। ओके ओके भैया, रेडी? मुझे याद है एक बार शायद 11th क्लास का एक बच्चा कहने लगा सर इसको याद करने में ऐसे याद करता हूं, अइया वैया बीच में सैया। मैंने कहा यार ये चीज तो एक सर पे अच्छी लगती है, मैं तो ये बोलूंगा तू ऐसे याद रख ले कि भैया सैया सैया बीच में तेरे भैया। ठीक है, तो बस ये याद कर ले, ठीक है। और हाँ, जो भारी उसकी तरफ ज्यादा झुके हुए, जो हल्की उससे थोड़ी दूर, खत्म कहानी। अब तू बोलेगा सर इसका मतलब 150 किलो की तरफ ज्यादा झुकाव होगा। हाँ, 150 किलो से आगे झुकाव होगा।
छाप लिया? ये सब लिख रहे हैं, इसको याद मत रखना। ये नहीं कि तू इसको मैं मिटा, मेरा मन कर रहा मैं इसको मिटा दूं ऐसे, कहीं तू ये देख के डर ना जाए कि सर ने क्या लिखा दिया। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इसको लिख, ठीक है, याद मत कर, याद तू केवल ये रख, जो भारी उधर झुका रहे, खत्म कहानी। क्लियर है? चल छाप जल्दी से, जल्दी से। हाँ नोटेड, मैं किनारे हो रहा हूं, चल जल्दी। हो गया? पानी पी लो सर। थैंक यू दोस्त, पानी पी लेता हूं मैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, अभी और सवाल करने हैं छबोरे, अभी और क्वेश्चन करने हैं। अच्छा एक बात बता, छाप लिया? ओके सर आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू। ये जरूर किसी छोरी ने ही बोला होगा। नोटेड? ठीक है सर, ओके। अब यहां से एक चीज और, ठीक है, काम की चीज है, ठीक है। सपोज मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ये तेरे सामने मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर तुझे ऐसे कोई इशू आ रही है तो मैं भैया इसको मिटा देता हूं, ध्यान से देख। कभी कभी सॉरी आर नहीं सी लिखा होता है अक्सर। सपोज मैंने लिख दिया कि सी बराबर ये निकल का है, ए और बी का रिजल्टेंट ये है। मैं अगर तुझसे बोलूं पर ये तू मुझे बता सी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तू बोलेगा सी मैक्सिमम तब होगा जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। और cos थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। जैसे ही तू इसकी जगह 1 रखेगा तो ध्यान से देखिए कितना, ये क्या हो जाएगा सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हटा के तो यहां पे लिख सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब तू लिखेगा यहां पर, ये निकल के आ जाएगा a प्लस बी। जब थीटा बराबर 0, ठीक है। कब? और जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तब, ठीक। थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू निकल कर जाएगी, सी की मैक्सिमम वैल्यू निकल कर जाएगी a प्लस 1 a प्लस बी। बिल्कुल उसी प्रकार मैं बोलूं भैया सी की मिनिमम वैल्यू कब होगी, तो बच्चे बोलते हैं तब जब cos थीटा 0 हो जाए। तो भैया गलत है मेरे भाई, cos थीटा 0 नहीं, जब cos थीटा -1 हो जाए, क्योंकि cos एक आंसर भी दे रहा है 0, एक बच्चा आंसर भी दे रहा है शायद, ठीक। तो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ना कि 0 होती है। मेक श्योर ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक। तो सर ये कब होगा? बोले सर जैसी cos थीटा की वैल्यू आप यहां पे, मैं पे लिख देता हूं, कब? जब थीटा की वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। जैसे आप 180 यहां पुट करोगे तो 180 पुट करोगे, cos 180 क्या होता है? -1। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट विल बिकम a माइनस b। में हम यहां लगा देते हैं मॉड, क्योंकि मुझे ये लिखना है मैग्नीट्यूड। याद रखना ये मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है। इसमें कभी निगेटिव आंसर नहीं देते, हमेशा पॉजिटिव आंसर देते हैं, ठीक है। ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी तेरा क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होता है? मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का कब होगा? जब दोनों 0 डिग्री पर होंगे। मतलब तू समझ रहा है, जो ट्रायंगल हमने बनाया था, हमने बोला कि ये है वेक्टर ए, ठीक। ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं मैं कहना चाह रहा हूं कि सपोज ये है वेक्टर ए, ठीक है सर, ये वेक्टर ए है, और सर ये था वेक्टर बी। मैंने बोला ठीक है, तो सर ये आया था रिजल्टेंट, ये आया था रिजल्टेंट ऐसे, मैंने कहा करेक्ट है। सर ये जो एंगल है ना, ये थीटा, ये थीटा अगर 0 हो जाए, मैं बोलूं यार ये एंगल 0 होने का क्या मतलब है? जो बी है ये चुपचाप यहां पे आके लेट गया, लेट गया मतलब सीधा ऐसा हो गया, देख ऐसा, ऐसा, ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है। दोनों पैरेलल हो गए, दोनों पैरेलल हो गए। तो फिर अब सर, अब जो रिजल्टेंट होगा सर, इसको इससे कनेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा वेक्टर सी। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो इन दैट केस तू देख पा रहा हूं सी की जो लेंथ आई है वो क्या आई है भाई साहब? मैक्सिमम आई। क्लियर है? अंजलि, मेरी लाइव वीडियो नहीं चल रही है। अंजलि बेटा, अगर आपकी लाइव वीडियो नहीं चल रही है तो अभी आप रिकॉर्डेड देख लो, बाद में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेना प्लीज। अभी अपना टाइम वेस्ट मत करो, अभी अगर अपना टाइम वेस्ट करोगे तो अननेसेसरी तुम्हारे बैकलॉग्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। अभी आप जहां भी हो, ठीक है, अपनी जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना स्टार्ट कर दो। अगर आप पीछे चल रहे हो तो उस हिसाब से देखो, ठीक है सर। ये वाली चीज यहां पे निकल के आ गई है क्या, कि सर ये हो गया मैक्सिमम और ये हो गया मिनिमम। क्लियर है? तो मैं बोलूंगा इस चीज को याद रखना, मैक्सिमम ए प्लस बी, मिनिमम ए माइनस बी। इसको भी नोट कर, इसको भी नोट कर, इसको भी नोट कर।
जल्दी से, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इनको नोट करना जरूरी है। नोट कर लिया तो बताना। स्पैमर कहां है बेटा? स्पैमर अभी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं स्पैमर। मैं तुम्हें बता दूं सिस्टम की तरफ से, ठीक है, ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो इतने भी स्पैमर्स हैं उनको धीरे 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 बाहर निकाल के फेंका जाए। इसमें सब लोग काम कर रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। कुछ दिन के अंदर जो है सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और वो स्पैमर जो है ना, आप लोगों ने कितनी अच्छी अच्छी बात बोली मुझे, मुझे कम से कम, मैं सॉरी यार, मैं एक चीज बोल देता हूं कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जो है मुझे मैसेज करते हो, मैं कोशिश करता हूं रिप्लाई देने का। तो मैं जैसे फ्री होता हूं तो मैं जितना पॉसिबल होता है मैं उसको रिप्लाई दे देता हूं। लेकिन अगर किसी को रिप्लाई ना आए तो प्लीज अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। इसका मतलब ये मत समझना कि सर बहुत एटीट्यूड में रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सर के पास ऑलरेडी क्लासेस को लेके काम बहुत ज्यादा है, तो मुझे वो वक्त मिलता नहीं है। नहीं तो किसको अच्छा नहीं लगता, पता किसको अच्छा नहीं लगेगा कि बच्चों से इंटरेक्ट करे, सबको अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं तो कभी रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब भी फ्री होता हूं मैं जरूर रिप्लाई देता हूं इस चीज का, तो आप ये मत समझिएगा। तो वहां पे कुछ बच्चों ने बड़ी अच्छी बात बोली कि सर ये जो स्पैमर्स हैं अगर, तो सर ये ना पढ़ने वाले ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, ये ज्यादा से ज्यादा 15 दिन 20 दिन टिक पाएंगे, उसके बाद ये वैसे ही खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात बोली है। तो हम जैसे पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो है NLM फ्रिक्शन के बाद सर्कुलर मोशन तक भी टिक पाएंगे। और अगर टिक गए तो फिर ये पढ़ना सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर ये NLM और फ्रिक्शन तक टिक गए किसी तरह से, स्पैमर्स को मैं बोल रहा हूं कि अगर ये लोग सच में टिक गए तो फिर ये पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इन्हें भी एहसास होगा भाई यार पढ़ ही लेते हैं, क्या पता सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, हो गया, अभी समय है, आगे बढ़े हम, ठीक है। अब इसमें कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि ध्यान से देखना, छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इफ मैक्सिमम वैल्यू, मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 20 यूनिट एंड 12 यूनिट, ठीक है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। एक बार मैं वो भी दिखा देता हूं ताकि आपसे बुक्स वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, मैं तुम आपको दे नहीं रहा हूं, ठीक है। मैं सवाल करने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं सवाल मैं ही कर दे रहा हूं, बहुत छोटा सवाल है कि भैया मैक्सिमम है ए प्लस, मैक्सिमम है 20, मिनिमम है 12 यूनिट, दो वेक्टर का रिजल्ट है। तो बहुत ही बढ़िया, बच्चों ने आंसर भी दे दिया। तो तब मैक्सिमम कब होगा? तब मैक्सिमम होगा जब दोनों जुड़ रहे हो तो मैक्सिमम होगा, और जब दोनों घट रहे हो तो सब मिनिमम होगा। खत्म। ऐड कर दे, 2a बराबर 32, a बराबर 16, और जैसी है कि मैंने 16 पुट करेगा b बराबर निकल कर आ जाएगा 4। खत्म सवाल। कितने लोगों को बेसिक फंडा क्लियर हो गया? प्लीज टाइप करें जल्दी से, सारे लोग जल्दी से। बहुत सिंपल सा सवाल था यार, सवाल तो उनको कराने के लिए होता है, मगर ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि स्टार्टिंग में कोई भी चीज छूटी जाए। बढ़ू आगे में, पक्का, इजी पीजी, रेडी, ठीक है। अब इसी का एक दूसरा पैटर्न देख ले, छोटा सवाल, कि मैं बोलूं वेक्टर ए इक्वल टू, मैंने बोल दिया भैया 10 न्यूटन, वेक्टर बी बराबर मैंने बोल दिया 6 न्यूटन, ठीक है। देन और वेक्टर सी इज ए प्लस बी, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ सी मतलब समझ रहा है ना, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल या इज पॉसिबल। इस पे भी सवाल आ जाता है कि मैं कहना चाह रहा हूं सी की कौन सी, मतलब ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, वो क्या पॉसिबल है, कहां किसके में पॉसिबल है, किसके में पॉसिबल नहीं है। मैं लैंग्वेज ठीक से लिखी ना, सी को डब्ल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, नहीं इस तरीके से नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सही है यार, समझ गया क्वेश्चन। रिजल्टेंट की फॉलोइंग वैल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ, ये लिख ले सबसे बेस्ट, ये ले मैग्नीट्यूड ऑफ सी, अब हो गया करेक्ट।
अब सही हो गया, ठीक। तो मैं जैसे पूछूं कि क्या सर एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर बोलूं सर 15 न्यूटन पॉसिबल है, तो सबसे पहले तू ये देख कि सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो बोलेगा सी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी सर 16 जोड़ के, और सी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर, घटाओगे तो 4। -4 मत कर देना, 4 ही रखना, मतलब जो सी है उसकी वैल्यू 16 से कम रहनी है, 4 से ज्यादा होनी है, बराबर भी हो सकती है। यह है कहानी। तो बेसिकली क्या 15 इनके बीच में आ रहा है? हाँ सर 15 इनके बीच में आ रहा है, तो यस इट इज पॉसिबल। दूसरा, क्या 12 न्यूटन इनके बीच में आ रहा है? यस 12 न्यूटन इनके बीच में आ रहा है। तीसरा, सर 4 न्यूटन, हाँ आएगा। 4 न्यूटन कब आएगा सर? जब दोनों घट रहे होंगे, दोनों घट रहे होंगे, मैं समझ रहा है ना। सी मिनिमम केवल कब लिखा है? जब ए माइनस बी करोगे, ये जब ए प्लस बी करोगे, ठीक। और दोनों घटेंगे कब? दोनों घटेंगे तब जब दोनों के बीच का एंगल होगा 120 सॉरी 180 डिग्री। इसका मतलब तब होगा जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, क्योंकि ए वेक्टर ए थमा दिया, वेक्टर बी थमा दिया, साला इन दोनों के बीच का एंगल तो दिया ही नहीं ना, ए और बी के बीच का एंगल तो दिया ही नहीं हम लोगों को। ये इसके पीछे की वजह है। और अगर मैं बात करूं चौथे में, चलो सर ठीक है, क्या 4.0001 पॉसिबल है? यस सर पॉसिबल है। पांचवा, सर 3.9999999999 पॉसिबल है? तो बोलेगा नहीं ये पॉसिबल नहीं है, यहां पर 4 के साथ क्लोज इंटरवल है 4 to 16। 4 आ जाएगा लेकिन 4 से पहले नहीं आ पाएगा कुछ भी। कोई बोले ठीक है सर छठवा, सर अगर हम बोले यहां पर सपोज 2 न्यूटन, तो बोलेगा सरासर गलत है, क्योंकि 4 से कम तो वैल्यू अचीव कर ही नहीं सकता। कोई बोलेगा ठीक है सर सातवें चलते हैं, सातवें में चलते हैं सर 16 न्यूटन, भाई करेक्ट है। कब करेक्ट है? जब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, ठीक, तब ऐड हो जाएगा। कोई बोलेगा आठवां 16.00001, गलत है, क्योंकि 16 से ज्यादा हम लोग नहीं बना सकते रिजल्टेंट। क्या ये छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया सब लोगों को? मेरी स्पीड ओके है ना? कोई ज्यादा फास्ट या ज्यादा स्लो तो नहीं है? बोलो। आप लोगों की चैटिंग के आधार पे मैं यहां पे चल रहा हूं, सही है? पानी पी लो सर, थैंक यू दोस्त। ओके चल जल्दी से इसको थाप पे फटाक से। अब तुम ये नहीं कहना कि सर सी की इतनी सारी वैल्यूज होंगी। हाँ भैया, सी की इतनी सारी वैल्यूज होंगी, अलग अलग थीटा पर सी की अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है? सी अलग अलग थीटा पर सी की अलग अलग वैल्यू आएगी। नोट कर लो भाई जल्दी से। केपीपी डिस्कस करूंगा दोस्त, अभी 10:08 हुए हैं, 10:20 से केपीपी डिस्कस स्टार्ट कर दूंगा मैं, है ना? केपीपी मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन ना ले, है ना? तुझसे ज्यादा टेंशन मुझे है। चलो छापो जल्दी से, हो गया? जल्दी से। छापो जल्दी से। सर अकेले अकेले फिक्स खा रहे हो हैं? अब तो अकेले अकेले कैमरे के पीछे पूछता रहता है, कभी पराठे हैं, कभी रोटी, कभी सब्जी। तूने तो ना पूछा कभी आज तक कि सर ले लो थोड़ा सा ये भी खा लो इधर से भी, है? हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चल चल अब एक काम कर, जल्दी से सवाल करके देखा, छोटा सवाल है, मिनट से पहले इसको नोट कर लेना। इसके बाद मैं सवाल को घुमाऊंगा थोड़ा सा लैंग्वेज में, ठीक है? हाँ प्लीज ट्राई करो।
प्लीज यार, ये सब लोग आंसर सही देना यार इसका, ठीक है? सब लोग। ए भाई अमन कुमार, क्या कर रहा है अमन? है चुपचाप जोड़ के आंसर दे दिया तूने, 17+7। वरुण ने भी वो यहाँ। अरे भाई ध्यान से सवाल पढ़ो मेरे दोस्त। हाँ, ऐसा मत करो, जल्दबाजी में आंसर मत दो, सही तरीके से सॉल्व करो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आंसर आने स्टार्ट हो गया है। 13 न्यूटन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 13 न्यूटन इज अ करेक्ट आंसर। राजवंश सर इज बेस्ट। यस, राजवंश सर इज सुपर बेस्ट, और वो मेरे बहुत 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 क्लोज फ्रेंड है। और जब भी आप इस तरह से उनकी तारीफ करो मुझे अच्छा लगेगा। सब लोग एक बार जरूर टाइप करें राजवंश सर ओपी। यस, ऑर्थोगोनल का मतलब हमको क्या पता, वो लिख दिया मैंने ऑर्थोगोनल का मतलब, ठीक है? हाँ, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है? यस 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 यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करें फिर डिस्कशन है। अब दोस्त है भाई, मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा लगता होगा ना कहीं बिहाइंड द कैमरा कि सर आपस में शायद क्लोज दोस्त नहीं होते होंगे तुम्हें ऐसा लगता होगा ना? है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? मैं तुझे बता दूं, ठीक है, कि जो कैमरे के उस तरफ जो इमेज क्रिएट कर देते हैं बच्चे, उस तरह से होता नहीं है। बिहाइंड द कैमरा सब दोस्त होते हैं। इनफैक्ट मेरे जो 8 साल 10 साल से मैं इस फील्ड में हूं, 9-10 साल से, मेरे इतने सारे जितने भी दोस्त हैं वो सब दोस्त का मतलब सच में दोस्त है, ठीक है? भले ही वो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, भले ही हम कभी एक साथ काम कर रहे थे, अब हम अलग अलग इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, ठीक है? तो होता ये है, दो इंस्टीट्यूट के बच्चे आपस में पता नहीं क्यों लड़ लेते हैं, ठीक? कायदे में तो ये है भाई, अगर वो मेरे दोस्त हैं तो मेरे दोस्त हैं, चाहे वो मेरे इंस्टीट्यूट में हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट के दूसरे इंस्टीट्यूट में हो। फ्रेंडशिप इज फ्रेंडशिप, ठीक है? तो आप इस तरीके से ना सोचा करें। जो बच्चे, सच में बताओ, मुझे कभी कभी उन पर हंसी आती है, जो ये सोचते हैं कि ये टीचर आपस में लड़ रहे हैं। लड़ नहीं रहे होते, ठीक है? तो तुम्हें ऐसा लग रहा होता है, ओके? चल आजा, लौट के वापस आ। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, बिहाइंड द कैमरा बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लाइक द, वो कहते हैं ना, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर वाली चीज, ठीक? चल शुरू करता हूं। उन्होंने बोला 2 फोर्सेस P and Q आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक है भाई साहब? 2 फोर्स है P and Q जो कि एक्टिंग ऑन द पार्टिकल है, सच दैट देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आर 17 न्यूटन। इसका मतलब P प्लस Q का जो सम है वो मेरे भाई है 17, और जो तो दोनों की मिनिमम वैल्यू है P माइनस Q है वो बराबर है 7। बच्चे क्या करते हैं, बस यही से सॉल्व करके खुश हो जाते हैं। ऐड करेगा 2P बराबर 24, तो P बराबर हो गया भाई साहब 12, और Q बराबर हो गया भाई साहब कितना, 12 12 12 12, ओए सही लिख रहा हूं ना, 5, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, ये P क्या वेक्टर आया है क्या? ये वेक्टर है क्या? जल्दी बोलो, ये वेक्टर है या ये वेक्टर P का मैग्नीट्यूड है? ये बताओ मुझे, तुम ये बताओ तुम मुझे, है ये वेक्टर है या वेक्टर P का मैग्नीट्यूड है? मुझे ये बताओ तुम मुझे जल्दी से, है? हाँ, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर P का मैग्नीट्यूड। बच्चों को लगता है वेक्टर निकाल लिया, अबे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला यार। वेक्टर तो पता नहीं कहां होगा, वो तो इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है कि वेक्टर कहां पर होगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, ठीक है सर, ये अगर आपने निकाल दिया, तो इसके बाद उसने क्या बोला कि सर फाइंड द रिजल्टेंट व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहीं तुझे ऑर्थोगोनल मिले तो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, याद रखना, ठीक है? ऐसा ना हो कि ऑर्थोगोनल का मतलब ना बताओ, सवाल निपटा दे। तो बोलेगा सर ठीक है, तो इसका मतलब आंसर विल बी, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो आंसर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट निकल के आता है 13। क्लियर है? और मैं चाहता हूं कि आप ये 2 ट्रायंगल जरूर याद रखें। कौन सा ट्रायंगल? 3 4 5, ये एंगल होता है 53 डिग्री, ये एंगल होता है 37 डिग्री, और उसी प्रकार यहां पर होता है 12 5 13। ये एंगल पता नहीं साला क्या होता है, ठीक है? मुझे तो याद नहीं है, लेकिन ये 2 ट्रायंगल तुझे याद रखने हैं, 12 5 13, और कौन सा 3 5 3 4 5। क्लियर है? ओके,
बढ़ू आगे में सर, डाउट सेक्शन चेक कीजिएगा। मैं डाउट सेक्शन चेक करना चाहता हूं। मैंने ऑलरेडी पिछले 5-6 दिनों से बोल दिया है ऊपर, ठीक है। सब लोग उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, उसको रिजॉल्व किया जा रहा है, जल्दी से जल्दी वो रिजॉल्व हो जाएगा। फिर जो भी आपका जो भी पोर्टल वाला पार्ट है वहां का डाउट सेक्शन मैं जरूर चेक करूंगा, लेकिन अभी मैं वेट कर रहा हूं चीजें रिजॉल्व होने की। आप पेशेंस रखो, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, टेंशन ना लो, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बोलो जल्दी से, ये वाला पार्ट कितने लोगों का सही था जरा बताना एक बार जरा, सारे लोग जल्दी से बोलो बोलो। सही है, ओके। चलो तो मैं काम करता हूं, मैं डिस्कस कर दूं फिर केपीपी। यार एक सवाल और कराना था मुझे यार, एक बढ़िया धांसू सवाल था जो मुझे कराना था, लेकिन वो मैंने कराया और सपोज 10:30 बज गए तो केपीपी अटक जाएगी। तो मैं काम करता हूं, पहले केपीपी डिस्कस कर देता हूं, फिर जो समय बचेगा उसमें वो सवाल करा दूंगा। सही है। और सुनो, आज की क्लास में मैं उसका होमवर्क भी दूंगा। किसका होमवर्क? मॉड्यूल का होमवर्क। पिछली बार सॉरी टू से, पिछली बार जो आपको मॉड्यूल मैंने होमवर्क दिया था वो मॉड्यूल पुरानी वाली थी, उसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं था। मुझे जो मॉड्यूल दिया गया मैंने उससे होमवर्क दे दिया था, और वो जो मुझे नहीं पता कि वो पुराना मॉड्यूल था और आपका जो था वो नया मॉड्यूल है। भाई सिस्टम में नया हूं, तो मैंने जब आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया कि सर आपने जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क तो हमारे मॉड्यूल में मिल ही नहीं रहा है, ठीक, तो फिर मैंने वहां से फिर नई पीडीएफ मंगाई और वो नई पीडीएफ मेरे पास आ गई है। और उस नई पीडीएफ से मैं आज आपको मॉड्यूल का होमवर्क भी दे दूंगा। जो बच्चे मॉड्यूल से ट्राई करना चाहें वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चल अब चलते हैं इसके बाद हम लोग केपीपी की तरफ। केपीपी का हर एक क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है। मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं केपीपी 01। पहला सवाल तेरे सामने ये रहा, ठीक है। डिस्कशन है तो प्लीज थोड़ा सा, क्योंकि डिस्कशन में क्या होता है कि सपोज 100 बच्चे हैं तो हो सकता है 100 में से 90 बच्चों से सवाल हो गया हो, ठीक है। दूसरा सवाल 80 बच्चों से हो गया हो, तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि मेजोरिटी ऑफ द बच्चे सवाल हो गया है। मुझे तो यहाँ पे अभी तो मैं पूरा डिस्कशन नहीं करूंगा इसका, कल से मैं सोचूंगा इसका कोई और बेटर तरीका निकाल सकते हैं तो वो भी निकाल देंगे। मेरे दिमाग में तो ये आ रही है, कल से मैं काम करूंगा कि केपीपी का डिस्कशन, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं जब बोलने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि चीजें मिलजुल के ही रिजॉल्व होती है, ठीक। तो कल से मैंने सोचा है नेक्स्ट क्लास से कि मैं जो भी केपीपी दूंगा उसकी डिस्कशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको दूंगा, ताकि आप लोगों का समय बचे। मतलब अगर सपोज केपीपी में 10 सवाल में किसी को 3 क्वेश्चन में डाउट है तो उसको पूरे लेक्चर ना देखने पड़े, वो बस पर्टिकुलर 3 क्वेश्चन पे चला जाए और इन 3 क्वेश्चन का अपना डाउट रिजॉल्व कर ले और अपना समय बचा ले। मुझे लगता है यह चीज बहुत अच्छी है। आपका क्या कहना है इस मामले में? बोलो जल्दी से। इस मामले में आपका क्या सोचना है कि अगर मैं केपीपी की रिकॉर्डिंग मैं ही कर दूं, ठीक है, उससे फायदा यह हो जाएगा कि अगर किसी बच्चे को केवल एक ही सवाल में डाउट है या किसी को 3 सवाल में डाउट है तो उसे पूरा डिस्कशन नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। वो उस टाइम पे जाएगा और उस टाइम पे जाके देख लेगा भैया इस सवाल में मुझे डाउट था, वो अपना डाउट क्लियर करेगा और निकल जाएगा वहां से। तो इसका फायदा यह होगा, ठीक है, कि आप लोगों का समय वेस्ट नहीं होगा। और इसका एक दूसरा फायदा और होगा, दूसरा फायदा यह होगा कि जो क्लास है, क्लास में जो है हमारा लेक्चर भी बिल्कुल सही चलेगा, पीछे लेक्चर लैग नहीं होगा। और जहां मुझे ठीक लगेगा कि यार ये केपीपी मुझे क्लास में डिस्कस करनी है तो वहां मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि अभी केपीपी जो है वो थोड़ी सी आसान है, क्योंकि तुझे आता है वेक्टर ऑलरेडी पहले से ही, तो इसलिए जो है, ठीक है, जो चीज तुझे आती है तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन बाद में जब हम लोग सपोज एनएलएम के बढ़िया सवाल कर रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन के धांसू सवाल कर रहे हैं, तब वो मैं क्लास में उठा लूंगा, ताकि आपकी जो है क्लास से कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। क्लियर है? चलो, मैंने बोला ना, देख ये डिस्कशन से ही तो रास्ते निकलते हैं ना। देख खूब डिस्कशन हुआ, भले स्पैमर ने परेशान किया हो, भले ही हमें भी गुस्सा आया हो, मुझे भी गुस्सा आया हो, तुम्हें भी लगा हो कि सर गुस्सा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कुल मिला गया। रिजल्ट क्या निकला कि डिस्कशन वाला पार्ट मैं अपने हाथ में लूं, ठीक है। तो केपीपी वाला फंडा निकल के आया उस दिन। अब केपीपी वाला फंडा आया तब उसके डिस्कशन को और बेस्ट तरीका अब ये समझ में आया कि हाँ, इसको हम रिकॉर्डिंग में भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं है कि केपीपी की रिकॉर्डिंग में घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे की दूंगा, ऐसा भी नहीं है, वो भी ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना। मैं बहुत ही संक्षिप्त डिस्कशन अच्छे से होगा, उस बात से बेफिक्र रहे, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि वो वीडियो 1-1.5 घंटे की जाए ताकि अननेसेसरी तरह टाइम वेस्ट हो।
ठीक है, चल शुरू करता हूं। जैसा पहला सवाल था, ध्यान से देखना, ये रहा तेरे सामने पहला क्वेश्चन। उन्होंने बोला टू अपोजिटली चार्ज पार्टिकल, ये तुम्हें पता होगा अपोजिटली चार्ज पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं भाई साहब, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है सर, अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये भी कह रहा है सर अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, क्योंकि अट्रैक्ट करते तो करीब आ जाते, ये भी गलत होता, अट्रैक्ट करते तो करीब आ जाते। ठीक है, या तो आंसर ए सही है या फिर आंसर बी सही है। अब ये सवाल बेसिकली अंग्रेजी का है, ठीक है, अंग्रेजी का ही तो देख सकता है कि इन इक्विलिब्रियम, लास्ट में देख ले, द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स इज 3 सेंटीमीटर। भैया ये और ये, इसके बीच में सेपरेशन तो 5 दे रखी है, गलत, बी इज द करेक्ट आंसर। खत्म सवाल। ठीक है, क्योंकि ए और बी के बीच का सेपरेशन कितना है, 3 सेंटीमीटर। बाकी जो कहानी है वो तेरी अंग्रेजी सुधारने के लिए है, ताकि आपने जो है सब, फिजिक्स से प्यार हो गया है, फिजिक्स से तो प्यार मैं तुझे करा के रहूंगा, टेंशन ना ले, मुझसे हो या ना हो अलग बात है। ठीक है, फिजिक्स से तो मैं तुझे प्यार करवा ही दूंगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ट्राई करना जरूरी है। ये सवाल जब आप पढ़ोगे आप अपनी अंग्रेजी सुधारोगे, फिजिक्स को देखने का नजरिया आपका बदलेगा, आप मैथमेटिक्स से बाहर आओगे और फिजिक्स की तरफ देखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन ये रहा। ये सवाल इसलिए है ताकि आप लैंग्वेज के साथ खेलो। क्या बोला, टू ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड बाय द 2 रस्सी, देख राइट स्ट्रिंग इक्वल्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा भैया, अच्छा भैया, अल्फा डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ है, राइट वाली। तो भैया चेक करके देखो, राइट मतलब ये अल्फा डिग्री हॉरिजॉन्टल, करेक्ट है। ये अल्फा डिग्री हॉरिजॉन्टल, ये भी कह सकते हो, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये अल्फा डिग्री, अरे नहीं यार, ये तो बीटा बना रहा है, गलत हो गया, ये बीटा बना रहा है, गलत। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और जो लेफ्ट वाली है वो अल्फा बीटा बीटा वर्टिकल, चेक करके देखो इसमें क्या लेफ्ट वाली वर्टिकल के साथ बीटा, करेक्ट, वर्टिकल के साथ बीटा, करेक्ट। ए और बी इज द बोथ आंसर इज करेक्ट। गिवन लैंग्वेज को तोड़ेंगे। अब तू बोलेगा सर सवाल की क्या जरूरत थी, अब नालायक, जब एनएलएम पढ़ेंगे, एनएलएम फ्रिक्शन रोटेशन पढ़ेंगे, तो ऐसी लैंग्वेज के साथ डील करना पड़ेगा ना। अगर डायग्राम गिवन नहीं होगा रोटेशन के सवाल में, तो वो ऐसी लैंग्वेज देगा, और जब ऐसी लैंग्वेज देगा तो फिर हम लोग जो है वहां पर ऐसे तोड़ेंगे। क्लियर है, बढ़ जाऊं आगे। ओके, मैच। एक बार बताना सब लोग कितने लोगों का ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आया था, जरा एक बार चेक करना। मैं पे चैट डिसेबल, ठीक है, शॉर्ट 4। कितने लोगों का आंसर सही था? जिन लोगों का आंसर सही था वो ए टाइप करें। ए मतलब सही, बी मतलब जिन्होंने गलत किया। जल्दी से। मैं एक बार चेक तो कर लूं भाई। और एक पोल हम लास्ट में करेंगे। लास्ट में मतलब समझ रहा है, डीपीपी के लास्ट में एक पोल हम डीपीपी के लास्ट में भी करेंगे, ताकि मुझे आइडिया लगे कि इस डीपीपी में कितने बच्चों ने इफेक्टिवली कितना सही किया। उस आधार पे मैं अगली डीपीपीस बनाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने अगली डीपीपी मतलब एडिट करूंगा, कुछ ज्यादा तुमने सबने ही सही कर दिया होगा, थोड़े से क्वेश्चन घुमा के दूंगा फिर मैं। चलो चेक करता हूं, मेरे हिसाब से ए आंसर सही होना चाहिए। 80% लोगों ने सही किया, 18% लोगों ने फिर भी गलत कर दिया कहीं ना कहीं। चल कोई बात नहीं, ठीक है। आई होप तूने ये चीज सीखी होगी, जो यहाँ पे सीखने वाली पार्ट थी। मैं चैट को ना यहाँ पर वो कर देता हूं। हाँ, स्टार्ट हो गया। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The two objects are said to be approach to each other if separation between them is decreasing। बिल्कुल सही बात है। दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होती है भाई साहब, कम हो रही होती है। वो यही कहना चाह रहा है। अब उसने बोला इफ सेपरेशन बिटवीन देम इज इंक्रीजिंग विद टाइम, तो हम बोलेंगे भाई साहब वो रिसीड हो रही है। ओके, फॉलोइंग डायग्राम शो द लोकेशन डायग्राम वेलोसिटी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। उन्होंने बोला चूज द सिचुएशन इन विच दे आर अप्रोचिंग। भैया किस केस में अप्रोच हो रहा है? पहला चीज सर, क्या यहां अप्रोच हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। ये भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। और ये भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब तू बोलेगा कि सर सी कहां करीब आ रहे हैं? अरे भाई इस इंस्टेंट पे बता, ये देख, ए है यहां पर और बी है यहां पर, ऐसे समझ, ए यहां बी यहां, ए यहां बी यहां, थोड़ी देर के बाद फिर ठीक, तो यहां से यहां तक अप्रोचिंग है, उसके बाद दूर जा रहे हैं। लेकिन इस इंस्टेंट पर तो अप्रोचिंग हो गया, इस इंस्टेंट पर तो क्या हो गया भाई साहब, अप्रोचिंग। मैं लिख देता हूं, इस इंस्टेंट पर अप्रोचिंग है। तो इसमें पहले अप्रोच करेंगे, फिर गैप मिनिमम होगा,
और फिर गैप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस इंस्टेंट पर अप्रोचिंग है तो आंसर तो सी होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या मुझे सवाल डिस्कस करना चाहिए? क्या करके बता दो, इसमें केवल मैथ्स ही मैथ्स है, आप जैसी वैल्यू पुट करोगे सारी सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ई एनर्जी है तो ml² T⁻⁻², एंगुलर मोमेंटम तो जानता है क्या होता है, mvr का मतलब m LT-1 इंटू r, तो ये हो जाएगा ml² T⁻⁻1 का होल स्क्वायर, सही जा रहा हूं मैं, ठीक है, बटे m⁵ इंटू जी क्या होता है भैया, m⁻⁻1, मैं फिर से भूल गया, l क्यू हो जाता था वहां पर, और T⁻⁻2, ले खत्म, का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो शायद मुझे लग रहा है इसमें सब कुछ कैंसिल हो जाता है, देख 2 2 4 और 1 5, m भी कैंसिल हो जाओगे, ठीक है, 2 तो नहीं 4 और 2 6, और नीचे भी 6, l भी कैंसिल आउट हो जाएगा और t भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये निकल के आ जाता है 1, और 1 किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, एंगल का, क्योंकि एंगल इज डायमेंशनलेस। क्या एंगल की यूनिट होती थी कुछ? यस, एंगल की यूनिट रेडियन होती थी, लेकिन एंगल डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डायमेंशन डिफरेंट क्वांटिटी नेवर बी मीनिंगफुल। भैया क्या, एक बात बताओ, ये गलत हो गया, घटा नहीं सकते हम लोग, ठीक है। अगर 2 डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सपोज अलग अलग है तो घटाना पॉसिबल नहीं है सर। यहां पर जोड़ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके घटा सकता है, और ये भी चल सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं घटा सकते, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गैस इक्वेशन, ओके बहुत ही बढ़िया है, इसने पूछा है, मैं सीधा क्वेश्चन पाता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशंस एज 200 पीवी। तो भैया पहली बात तो ये है कि ये पूरा क्या है, प्रेशर, ये पूरा क्या है, वॉल्यूम बराबर एनआरटी, तो पीवी बराबर एनआरटी, एक ऑप्शन तो तेरा ये सही हो गया, ये तो सबको याद ही होता है, ठीक। अब चलते हैं बाकी पे, तो सर डायमेंशनली मैं बोल सकता हूं पी का डायमेंशनल फॉर्मूला और n² a/v² का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक भी इधर ले ले तो तू लिखेगा पीबी बराबर n² a/v, तो इसका मतलब n² a/v, बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट उसी प्रकार अब मुझे एक एक करके ऑप्शन चेक करना, P इंटू बी, अब B को लेके आना है, तो सब वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो N इंटू बी के बराबर होगा, तो B किसके बराबर होगा, V/N, यहां से निकाल ले डायमेंशनली, ठीक। अब तुझसे बोला है कि सब P इंटू बी बता दो, तो P इंटू बी, B की वैल्यू कितनी है सब V/N, चेक करके बताओ, बोलो, ठीक। तो यहां से आप देख सकते हो कि क्या सेटिंग बन पा रही है नहीं बन पा रही है, बोलो। हाँ, इसका आंसर आप लोगों को क्या दिया हुआ है, ABCD ऑल, एक मिनट होल्ड कर, एक मिनट होल्ड कर, एक मिनट होल्ड कर, एक मिनट होल्ड कर, बोलो जल्दी से, हाँ जल्दी, मिनट से पहले, पटाख से, चल अभी ओके, नो ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है सर AB/B², एक बार इसको भी चेक कर, मुझे इसके बारे में भी एक चीज बतानी तेरे को, पहले एक बार इस पे जाता हूं मैं, AB/B, पहले तो A निकाल, A क्या है भाई यहां से A निकालना पड़ेगा, चल आ जाए, A निकालिए, A हो जाएगा PVQ बटे n², ठीक है, ये हो गया PVQ बटे n² इंटू B क्या था, B/N, ठीक है, B क्या था भाई साहब तेरा, B बराबर कितना हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा तेरा B/N और बटे V², चेक करके देखो, बटे V², अगर मैं इसको चेक करूंगा तो यहां से साफ साफ निकल के आ रहा है, BQ से BQ कैंसिल आउट हो गया, ये निकल के आ गया भाई P/N, चेक करो जल्दी से, और P/N तो भैया बड़ा ही खतरनाक जा रहा है, ये PV के बराबर तो नहीं जाएगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है। इसका आंसर आप लोगों को क्या दिया है, हाँ बोलो जल्दी से, कुछ गलती कर रहा हूं क्या सर, स्क्वायर होगा, ओके V² स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा, मुझे इसमें थोड़ा सा आंसर में गड़बड़ी लग रही है, कोई बच्चा बोला ABCD आंसर दिया, ABCD थोड़ी ना होगा यार, एक मिनट रुको, वेट करो, ABCD आंसर गलत है भाई, ठीक है, ABCD आंसर गलत है, ठीक है, डी तो सरासर गलत दिख गया। अब बात आती है सर इस पे पी पर, ठीक, तो यहां से बच्चों को लग रहा है सर प्रेशर इंटू बी, पीबी आ गया, लेकिन कायदे में अगर तू देखेगा, ध्यान से देखना, तो पीबी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आया था PB/N के बराबर, और पीबी बराबर क्या है nRT, तो nRT/N, N से N तेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा RT, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिकली RT के बराबर होगा, पीबी के बराबर तो नहीं होगा, तो सी ऑप्शन गलत होगा।
बात समझ में आ रही है? अब इसमें मैं तुझे क्या समझाना चाह रहा था, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ क्यों रुका थोड़ी देर पहले? मैं इसलिए रुका क्योंकि यहां जो n है ना वो बेसिकली मोल्स है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी में n क्या होते थे? वो मोल्स होते, 5 मोल, 6 मोल, 7 मोल। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक, तो वो मोल बन गया। याद कर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता था वो उसको हम किससे लिखते थे? मोल से लिखते थे। क्लियर है? शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, आप लोग बोल रहे हो, बताना एक बार प्लीज, एक बार गड़बड़ क्या गलती करी सर? थर्ड वाले में इशू किए, ओके, थर्ड वाले में क्या इशू है? P इंटू बी, प्रेशर इंटू बी। बी क्या लिखा मैंने? बी बराबर बी बाई एन। सही तो लिखा है यार, ये सही तो लिखा है? अरे डी पार्ट तो गलत हो गई यार, डी तो छोड़ दे तू भाई, डी तो ठीक है, तू मैं दोबारा कर लेता हूं, डी वाला, डी तो गलत होना ही है, डी पे तो कुछ दम बचा ही नहीं है, वो तो मुझे दूर से दिख गया था। ए बी बटे बी स्क्वायर। आजा ए के बारे में चेक कर। ए अगर तू देखेगा तो पीबी स्क्वायर, ठीक है, पीबी स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। ओके, और नीचे कौन है भाई साहब? इंटू बी। बी किसके बराबर है? अच्छा बी ऊपर है, ओके बी ऊपर है, ठीक है, ओके मैं समझ गया। तू कहना चाहता था आपने बी को डिवाइड मार दिया था, करेक्ट है। और बी बाई एन आ गया, और नीचे कौन है भाई साहब? चेक करके देख, बचा कौन? ए लिख दिया मैंने, ठीक है, बी लिख दिया मैंने, और ये बी स्क्वायर, ये है। तो अगर मैं इसको चेक करूंगा, देख बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा पीबी क्यू बटे एन, एन क्यू, ठीक है। तो ये भी गलत आ गया। एक बच्चे ने बोला सर सी क्यों गलत है? क्योंकि सी का डायमेंशनल फॉर्मूला ना आरटी आया है, एनआरटी नहीं आया है। यहां पर एन जो है ना वो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स सुनता था ना, मोल्स, ठीक है, इसलिए यहां पर ये कहानी हुई है। क्लियर भाई साहब? ए और बी विल बी द बेस्ट आंसर, ठीक है, ओके भाई सुन। अबे तू कहता नहीं था कि इतने मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस याद करो, ठीक, इतने मोल, तो उसको हम लोगों ने अलग डायमेंशनल फॉर्मूला दे रखा है ना, ये है इसके पीछे की कहानी। ओके, बढ़ जाए आगे, जल्दी बोलो, पक्का? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5.226 ऑफ अरेडोप इज इतना, इसकी टेंशन मत है, इससे डरना मत बिल्कुल भी। सिंबल है दिया, रीजन रोटेशन 5 कैन रिप्रेजेंट, भैया इतना पता है, देख ये क्या है? चेंज इन वेवलेंथ, सीधा लिख, चेंज इन वेवलेंथ, और ये क्या है? वेवलेंथ। तो ये भी वेवलेंथ, ये भी वेवलेंथ, और कॉस थीटा क्या है? ये एक कुछ बताइए डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये जो इसके अंदर जो भी है ना, ये भी डायमेंशनलेस होगा। ये भी क्या होगा भाई साहब? क्यों डायमेंशनलेस होगा? सर क्योंकि अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया, और ये बेसिकली डायमेंशनलेस, सही, तो ये भी डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशनलेस होने का मतलब सर ऊपर वाले की डायमेंशन नीचे वाले की डायमेंशन बराबर होगी। 2 को तू भूल भी जाएगा तो 5 की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी भाई साहब? एमबी स्क्वायर के। चाहे तो तू 2 नीचे ले जा, हाफ एमबी स्क्वायर के बराबर, हाफ को भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तुझे यहां पे समझ गया कि काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने क्लास में बहुत करा दिए भाई। डायमेंशन ऑफ ए बाई बी बताओ। मेरे हिसाब से ए में से टी स्क्वायर घटा रहे हो तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला टी स्क्वायर हो जाएगा। और पी क्या है भाई? पी प्रेशर। पी क्या है? प्रेशर। तो पी की जगह तू लिखेगा फोर्स, एम एल टी माइनस 2, फोर्स अपॉन एरिया बराबर टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर बटे बी इंटू एक्स। एक्स की डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। कुल मिला के यहां से बी निकाल सकता है तू, और जैसे बी निकालेगा वैल्यूज पुट करके ए बाई बी निकाल सकते हो। क्या इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर छोड़ सकता हूं? मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस मैंने क्लास में बहुत करा दिए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैं ये तेरे ऊपर छोड़ रहा हूं, यहां से बी निकाल लेना, और ए तेरे को मालूम है कितना है? टी स्क्वायर है, और फिर उसका रेशियो निकाल लेना। सवाल में कोई दम नहीं है, बस छोटी सी कैलकुलेशन है। ठीक है, ठीक है। तो बच्चे कह रहे हैं सर इजी, आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन फॉर्मूला भी है। मेरे हिसाब से सब मैंने पढ़ा रखा है। एनर्जी पर यूनिट एरिया भी, प्रेशर भी, फोर्स इंटू लेंथ भी, और प्रेशर पर यूनिट लेंथ भी। मेरे पास इसका आंसर नहीं है, वरना जो आंसर है वो मैं मैच करा देता हूं। ठीक है, रुक जा एक मिनट। ये कौन सा क्वेश्चन था भाई? इसका आंसर आप लोग बता दो क्या गिवन है? 9th का आंसर शायद दिल्ली गिवन है, तो मैं दिल्ली को मैच करा देता हूं ये वाला, कि सर ये क्या जाएगा? सर प्रेशर पर यूनिट लेंथ। प्रेशर क्या होता है? सर फोर्स अपॉन एरिया अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2, एरिया नीचे आ जाएगा मतलब एल स्क्वायर
इंटू एल। बस इसको सॉल्व करेगा तो ये आंसर आ जाएगा एम एल की पावर -2 टी की पावर -2। तो इसका जो बेस्ट आंसर जाएगा वो तेरा आ जाएगा दिल्ली ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, आपको मैच कराना पड़ेगा हर एक ऑप्शन से। ओके, मेरे हिसाब से इसके बाद एक क्वेश्चन और है शायद इस डीपीपी में, टाइम डिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी गिवन बाय ऐसा, उसने बोला कांस्टेंट। भैया ई की पावर में जो भी होगा डायमेंशनलेस होगा, तो अल्फा इंटू टी स्क्वायर को आपको 1 के बराबर कर देना है। दैट मींस अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा टी की पावर -2। खत्म सवाल। टी की पावर -2 कैसे गया? ये जाएगा अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला 1/t² के बराबर चला जाएगा। तो टी की पावर -2 कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सही है भाई? ओके, चलो नेक्स्ट। अब चलते हैं केपीपी 2 पर। अब चलते हैं मेरे भाई केपीपी 2 पर। पहला प्रश्न तेरे सामने ये रहा, ठीक है? ओके, इस क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, ठीक है? उसने बोला इन द फंक्शन ऐसा 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 सब कुछ दे रखा है, डायमेंशन फॉर्मूला अल्फा बीटा स्क्वायर। तो पहले तो बीटा निकाल। सर यहां से ये पता चला कि बीटा की जो डायमेंशनल फॉर्मूला बीटा इंटू टी बराबर 1, तो बीटा बराबर टी की पावर -1। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां से ये डायमेंशनलेस है, ये भूल जा। एफ बराबर अल्फा बी स्क्वायर, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा भाई साहब? फोर्स बटे बी स्क्वायर के। ठीक है, अब यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फा निकल के आ जाएगा। क्या लिखोगे? फोर्स क्या होगा? एम एल टी -2, और वेलोसिटी क्या होता है? एल टी -1। स्क्वायर करेगा तो एल टी ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी -2। ये कैंसिल आउट होगा तो ये निकल के आ जाएगा एम एल की पावर -1। उसने पूछा है कि सर अल्फा इंटू बी स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर बता दो, तो लिखेगा अल्फा की वैल्यू कितनी है? एम इंटू एल की पावर -1 इंटू बीटा। बीटा की स्क्वायर करना है मतलब -2। बीटा का स्क्वायर करना है, याद रखना ये बीटा दे रखा था। तो एम, ओ यार ये तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। एक्सीलरेशन तो नहीं है भाई, क्योंकि एक्सीलरेशन एलटी -2 होता है। वर्क डन भी नहीं है। पावर चेक करना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो मुझे लग रहा है यस, सी ऑप्शन इस मैच कर गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तेरे सामने ये रहा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। मुझे लग रहा है ये सवाल मैंने क्लास में करा दिया था। ठीक है, प्लीज आप इस तरह का क्वेश्चन को क्लास में देख लीजिएगा। सेम पैटर्न पे मैं आपको 2-3 सवाल करा चुका हूं। ठीक है, अगर सपोज आंसर नहीं आया हो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों का, तब मैं इसको डिस्कस कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों का आंसर आ चुका है क्लास नोट देख के, तो फिर इसमें टाइम वेस्ट ना किया जाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द ड्रैग फोर्स। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा मतलब ज्यादा अच्छा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ठीक ठाक है। उसने बोला द ड्रैग फोर्स, ठीक है भैया, फोर्स, ठीक है, ऑफ फ्लोइंग वाटर। कहानी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस चुपचाप देखते चलो। ऑफ द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर ऑन ए स्फेरिकल स्टोन इन द वाटर डिपेंड्स ओनली ऑन, तू तो मुद्दे पे यार, डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू के डेंसिटी की पावर एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लो स्पीड, स्पीड की पावर वाई, एंड रेडियस मतलब आर की पावर से। खत्म कहानी। मतलब यहां तक तो इतना ही सवाल है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसको तो लिखेगा, के को भूल जाओ सर, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम की पावर एक्स इंटू एल टी -1 की पावर वाई इंटू एल की पावर जेड। कोई सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए भाई, ध्यान से देखना सब लोग। एम की पावर एक्स, एल की पावर -3x प्लस वाई, और यहां से जेड। जेड में कितना आएगा भाई साहब? जेड में कितना आएगा? प्लस जेड, और टी की पावर यहां से निकल कर आ जाएगा -y। ये किसके बराबर होगा भाई? ये बराबर हो जाएगा, चेक करके लिखो, सही लिख रहे हैं, टी की पावर -y। ठीक है, ये फोर्स के बराबर, मतलब एम एल टी की पावर -2। जैसे ही तू सॉल्व करेगा, तू बोलेगा कि सर सबसे पहले पावर को कंपेयर करो। y की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर आ गई। ठीक है, x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर आ गई। और यहां से अगर मैं चेक करूं, -3x प्लस y प्लस z की वैल्यू किसके बराबर जाएगी? 1 के बराबर जाएगी। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, y की वैल्यू 2 यहां पर पुट कर दे, x की वैल्यू 1 यहां पुट कर दे, तो तू लिखेगा -3 प्लस y कितना आया था भाई साहब? 2 आया था, प्लस 2 प्लस z बराबर 1। ये हो गया -1, z की वैल्यू निकल के आ गई 2। ठीक है सर, ये सब तो हमने सॉल्व कर लिया। ये सवाल में पूछा नहीं था, क्वेश्चन में तो ये पूछा था कि सर ये बता दो कि रेशियो ऑफ द ड्रैग फोर्स मतलब F1/F2। ठीक है,
ऑन टू स्फेरिकल स्टोन ऑफ रेडियस 10 एंड 20। तो भैया तो एक बात बता, रेडियस पे डिपेंडेंसी कैसे है? रेडियस पे डिपेंडेंसी है पावर z, तो इसका मतलब f1 बाई f2 बराबर r1 बाई r2 की पावर z। बाकी चीजें गिवन नहीं है, बाकी चीजों का मतलब डेंसिटी वेलोसिटी के साथ खेल नहीं खेल रहा है, वो ओनली रेडियस के साथ खेल रहा है। तो रेडियस की पावर यहां पे हम लोगों ने देखा कितनी है, z, मतलब फोर्स रेडियस की पावर z पर डिपेंड कर रहा है। z की वैल्यू 2 है, मतलब रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। बस चुपचाप तू यहां से वैल्यू पुट कर दे r1। r1 कितना भाई साहब? 10 सेंटीमीटर। r2 है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, z की वैल्यू है 2, तो आंसर आ जाएगा 1:4। सी ऑप्शन इसका। क्लियर है? ओके, सीखने के लिए मिला। देख यूनिट एंड डायमेंशन में मैं तेरे को बस यहीं तक सिखाया हूं, बस यहीं तक। उसके बाद की चीजें तुझे ट्राई मारनी पड़ेगी खुद से। सब मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, गलत हो, मैं तो चाहता हूं कि गलत हो ताकि आप सुधार करो, ठीक है? गलत करोगे तभी तो सुधारोगे ना, ठीक है? ये बेसिकली बायोलॉजी या फिर दूसरे सब्जेक्ट नहीं है, या केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक या कुछ ऐसे कंसेप्ट, ऐसे सब्जेक्ट नहीं है जिसमें बैठ के सुकून से सोचना पड़ता है। ये ऐसे चीजें हैं जिसमें आराम से मैथमेटिक्स में पेन चलाना पड़ेगा तेरे को, ठीक है? चल आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सर कंसीडर द 3 फिजिकल क्वांटिटी x by z। ठीक है, ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा सवाल है। उसने बोला सर 3 फिजिकल क्वांटिटी है और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है तीनों कि साला हमने उनको जोड़ भी दिया और हमने उनको घटा भी दिया। तो भाई जोड़ भी दिया घटा भी दिया, वो कब पॉसिबल है? वो तब पॉसिबल है जब दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। तो इसका मतलब x y z का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे भाई क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये हमको पता चल गया। अब देख, अब उसने बोला कि सर जब अगर दोनों का नहीं तीनों का सेम है, तो उसने बोला क्या x में z जोड़ सकता हूं? यस सर जोड़ सकते हो, जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो। नेक्स्ट, सर डायमेंशन ऑफ एनी ऑफ द 3 इज नोन। कह रहा है सर अगर x की डायमेंशन सपोज लेंथ है तो क्या y की क्या होगी? अजी लेंथ होगी। z की क्या होगी? भैया लेंथ होगी। तो डायमेंशन ऑफ 2 कैन बी प्रेडिक्टेड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तीनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। अगर एक का पता चल गया तो तीनों का पता चल गया। तीसरा, इफ डायमेंशनल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू देम इज नोन। भैया वो कहना चाह रहा है कि हमें प्रोडक्ट पता चल गया, अब क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सपोज तो ऐसा बोले कि सर जो प्रोडक्ट है x और y का, जो प्रोडक्ट है सपोज लेट वो l की पावर 4 है, ठीक? तो तू क्या बोलेगा? सर x इंटू वाई बराबर l की पावर 4, और x और y का डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम है, ठीक? तो y डायमेंशनली x के बराबर हो गया। तो इसका मतलब y की जगह तो यहां पे x लिख सकता है, मतलब x स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला l की पावर 4, इसका मतलब x आ जाएगा l स्क्वायर, ठीक? तो x l स्क्वायर आ गया, तो y भी l स्क्वायर आ गया, z भी l स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ ऑल ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड। सी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। अब बात है दिल्ली की, उसने कह रहा है डायमेंशन ऑफ क्वोशिएंट ऑफ एनी टू ऑफ देम इज नोन। अबे यार ये तो 1 होगा ना, ठीक है? अगर तू डिवाइड मारेगा, जब दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, अगर एक की लेंथ है तो दूसरे की भी लेंथ है, तो लेंथ बटे लेंथ तो कैंसिल आउट होकर 1 दे देगा ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ये कहना चाह रहा है कि डायमेंशनलेस है, तो कैसे डायमेंशन निकालोगे? हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? ओके। अभी टाइम नहीं हुआ यार, अभी 2 मिनट बाकी है। तुम कह रहे हो सर टाइम हो गया, अभी 2 मिनट बाकी है, ठीक है? 2 मिनट ईमानदारी के बाकी है, 3 मिनट बेईमानी के बाकी है। इनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, यकीन मानो, ठीक है? क्वेश्चंस को ट्राई करो मेरे भाई, ठीक है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे सामने है, यूज द डायमेंशन एनालिसिस टू सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर नॉट अलाउड। मेरे हिसाब से तुझे बस ये चेक करना है इसमें कौन डायमेंशन लेस आ रहा है, खत्म कहानी। मैं तुझे इसका आंसर वेरीफाई करा देता हूं। शायद मुझे लग रहा है 5वें का जो आंसर है वो ACD है, ACD। मैं कोई भी एक मैच करा देता हूं, क्यों आंसर गलत है। सपोज मैं A के बारे में जाऊं, भाई साहब इसको डायमेंशनलेस होना है, लॉग के अंदर कुछ भी होगा उसको डायमेंशनलेस होना है। तो ध्यान से देखना, लॉग के अंदर कुछ भी होगा उसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनलेस। तो ध्यान से देख, मैं एक एक करके वैल्यू पुट कर रहा हूं। प्रेशर, ठीक है? प्रेशर की जगह लिखेगा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? पूरा ही लिख देता हूं अच्छे से। प्रेशर की जगह क्या लिखेगा? MLT - 2 बटे एरिया इंटू टाइम। टाइम की जगह लिखते हैं यहां पे भैया T बटे M इंटू R। R क्या है भाई साहब? डिस्टेंस, मतलब लेंथ L। मुझे नहीं लग रहा ये काटा पीटी होके निपट पाएगा। L से L गया,
ये गया, ये निकल कर आ गया L की पावर -2 T की पावर -1, जो कि डायमेंशन वाला आ गया। ठीक है, तो ये जब डायमेंशन वाला आ गया तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉग के अंदर कुछ भी रखो वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको सब P क्या है चेक करो यार, P इज द प्रेशर, सही जा रहे हैं ना हम लोग, यार ये भी तो गलत जा रहा है यार, PT²/m, ये कौन सा, और सॉरी T अच्छा T कैपिटल टेम्परेचर है, ये भी तो गलत जा रहा है। एक बार चेक करें इसको, प्रेशर mLT-2 बटे एरिया L² इंटू T² बटे m, m से m गया L² से, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत जा रहा है भाई, ऑल रॉन्ग, बिल्कुल सही बात है। मुझे आंसर दिया गया है 5वें का ACD PT²/m, नहीं भाई साहब ये भी गलत है, लिख देना ऑल रॉन्ग। ठीक है, आंसर विल बी ABCD, करेक्ट कर लेना इसको, भैया से कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, ये भी गलत है। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं भाई तो हम भी तो यही कह रहे हैं ऑल रॉन्ग है, ठीक है भाई ऑल रॉन्ग है, ओके। हाँ मैंने क्वेश्चंस चेक किए थे सारे, आंसर में भैया ने शायद हो सकता है मिसिंग पार्ट कर दिया, ऑल रॉन्ग, ABCD ऑल आर रॉन्ग। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, क्लास नोट्स में, इसको क्लास नोट्स में लिखना है हमको। ठीक है, यह बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें आंसर बच्चों के उल्टे उल्टे आंसर आते हैं। कितने लोगों के आंसर बताना उल्टे आ रहे हैं, उल्टे आ रहे हैं वो प्लीज बताना जरा, उल्टे उल्टे आंसर आ रहे हैं पावर में, बोलो कितने लोगों के आंसर जरा बताना भैया, जितने लोगों के आंसर उल्टे उल्टे आ रहे हैं वो ए टाइप करें। ठीक है, ये रे, अबे यार अब तो तू तेरी पोल पे भी नहीं जाएगा, मी हाँ इसका आंसर उल्टा उल्टा जाता है, उल्टा उल्टा। ठीक है, मतलब लगता है यार हम कोई गलती कर रहे हैं क्या यार, पावर तो साला कुछ और सोचा था, यहां पावर कुछ और मिला है। काफी बच्चे कह रहे हैं सब मेरा सही था, ओके मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, जल्दबाजी से डिस्कस नहीं करना चाहता, सुकून में डिस्कस करूंगा इसको, और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन हम लोग कॉपी में भी लिखें। ठीक है, ओके चलो, बच्चे कह रहे हैं ऐसा मेरा भी ऐसे गया था, एक बार चेक करके बताना, मैं एक बार चेक करूं पोल गया नहीं गया। 66%, बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब 2/3 बच्चों का आंसर नहीं आया है, तो मैं इसको क्लास में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, इसको स्टार्टिंग में शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नॉर्मल वुमन आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट मेकिंग एट 1.8 डिग्री विद द आई, अगर ये आंखें हैं तो उसने ऐसा बोला व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कह रहा भैया यहां पर एक पेड़ है और आंखों के साथ एंगल बना लिया 1.8 डिग्री और इसकी मीटर है 1 मीटर। यह सवाल वही है जो आपको मैंने क्लास में कराया था डाटा बदल के, तुम बोलोगे tan थीटा बराबर 1.8 डिग्री मतलब π/180 बराबर h/1, खत्म सवाल। उसके बाद मैच करा लीजिएगा, जो भी आंसर है वो करेक्ट आंसर आपने निकाला होगा, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूं, ये आपका होमवर्क है, प्लीज मैच करा लीजिएगा, सब लोग के आंसर मैच कर गए। वैसे मैं आपको बता दूं यहां पर कि बीटा √d के बराबर होगा, तो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा √d, मतलब रूट का मतलब पावर हाफ और d का मतलब ml की पावर -3। तो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के लिए अच्छा है, कुछ इस टाइप से हमें बीटा मिल जाएगा। जैसे बीटा यहां मिलेगा फिर अल्फा, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा, सब फोर्स इंटू √d। अगर ये अंडर रूट की डेंसिटी है तो ये भी अंडर रूट की डेंसिटी होगी, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट की डेंसिटी आ जाएगी। उसके बाद अगड़म बगड़म बहुत सारी कैलकुलेशन होगी, जो काम मेरे भाई आप लोग करिएगा। ठीक है, ये मैं आपको एक तरह से होमवर्क टाइप दे रहा हूं, ये बेसिकली मैं इसको डिस्कस करूं क्या आप बता दो, मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन 1-2 मिनट वेस्ट हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। क्लास में कराया हुआ है, यस क्लास में कराया हुआ है। ठीक है, मैं चाहूंगा बच्चे कह रहे हैं सर नोट मैच, आप लोग अपनी कैलकुलेशन को दोबारा करें। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं कैलकुलेशन दोबारा करें, अगर नहीं होता है तो भैया नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व कर दूंगा प्रॉपर तरीके से, लेकिन कायदे में ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। ऑल दो चलो ऐसी बात है तो मैं इसको सॉल्व करके लिख दूंगा यहीं पर, आपको जो पीडीएफ जाएगी उसमें आपको सॉल्व करके मिल जाएगी आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ये मैं आपको क्लास नोट्स में करा चुका हूं, मुझे पता है, आप क्लास नोट्स प्लीज चेक कर लीजिए। x बराबर 6πr ईटा बी से ईटा का क्या डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था। मैं काम करूंगा इनको सॉल्व करके भी लिख दूंगा यहां पर,
ठीक है, आप लोग पीडीएफ देख के समझ जाइएगा। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद यहां पर इफ द स्पीड ऑफ लाइट ऐसे ऐसे दे रखा है, फंडामेंटल यूनिट देन डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जीआर। आप चाहो तो यह सवाल ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन एक एक ऑप्शन को चेक करो, या फिर आप वैसे भी कर सकते हो। वैसे कैसे सर, G बराबर C की पावर X, G की पावर Y, प्रेशर की पावर Z। आप तीनों को सेट करो, LHS RHS को मैच कराओ और X Y Z की वैल्यूज निकालो। फिजिक्स इतनी सी ही है, इसके बाद की मैथमेटिक्स है, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मैथमेटिक्स यहां पर कैलकुलेशन सीखो। ठीक है भाई साहब, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। इसको मैं डिस्कस कर, मैं इसको ना सॉल्व करके लिख दूंगा यहीं पर, मैं सॉल्व करके यहीं पे लिख दूंगा अभी। आप लोग पीडीएफ चेक कर लीजिएगा, चेक पीडीएफ, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन में तो तुम माहिर हो गए होंगे, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, सर डायमेंशनल फॉर्मूला ml² t की पावर -2, m कितना है मास, सर मास कितना है, मास कितना है, 1 यूनिट ऑफ मास इज 5 kg। सर m की जगह लिख दो 5 kg इंटू l²। सर क्या ले रखा है 1 यूनिट ऑफ टाइम, 1 यूनिट ऑफ लेंथ कितना है 20 मीटर, तो l की जगह लिख दे 20 मीटर का होल स्क्वायर इंटू t कितना भाई साहब, टाइम कितना, टाइम कितना, टाइम 1 यूनिट टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड की पावर -2। जैसे आप इसको डिस्कस करोगे 5 गुणा ये हो जाएगा 400 बटे नीचे आ जाएगा 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से आपको पता चलेगा ये कितना है 20 और वो कितना है जूल। आंसर विल बी 20 जूल। क्लास में मैंने करा दिया है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने क्लास में मेरे भाई करा दिए हैं। बी ऑप्शन नहीं है भाई, बी ऑप्शन ही नहीं है, ए ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नहीं मिला, ओके ओके नहीं मिला, तो फिर कौन सा मिला भाई, चल ठीक है ओके समझ गया मैं। अगर क्वेश्चन नहीं मिला है, मैं काम करता हूं, ठीक है, केपीपी को मैं अभी सॉल्व करके पीडीएफ में, इसी पीडीएफ में रख दूंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन बच गए हैं, अगर कोई उनको नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे भाई केपीपी जरूरी है, तुम ये समझो। सॉरी मैं आपका 1 मिनट और खा रहा हूं, फिर मैं क्लास छोड़ रहा हूं। आज की क्लास का कोई होमवर्क नहीं है, टुडे इज नो होमवर्क। आप अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, मगर आप समझिएगा ये सॉल्व करना बहुत जरूरी है। केपीपी 3 में भी वक्त है, कल तो नहीं, आज तो नहीं दूंगा मैं, कल दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, कल या परसों, ठीक है। ये केपीपी करना बहुत जरूरी है, इससे आपकी अंग्रेजी सुधरेगी, इससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो एबिलिटी है वो सुधरेगी, इससे आपकी कैलकुलेशन सुधरेगी, इसकी आज से मैथमेटिक्स सुधरेगी। और बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा कि बाहर के मार्केट में किस तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं। आप कुएं के मेंढक, मैं नहीं चाहता कि आप कुएं के मेंढक बन के रह जाओ, मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जितने ऑफलाइन वाले बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वही कंटेंट आप भी लगाओ, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो तुम्हारी अगली क्लास का टाइम हो गया दोस्त, मैं क्लास को यहीं पे रोक रहा हूं, टेक केयर। मैं इसमें केपीपी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा प्रॉपर से, टेक केयर मेरे भाई। नेक्स्ट क्लास में जाओ आराम से, मस्त होकर फोड़ा फाड़ी मचाओ।